कि ये आपका पार्ट 1 है, तो जो बच्चे भी पार्ट 2 की क्लास आज देख रहे हैं वो पार्ट 1 वाली क्लास जाके देख लेंगे। कुछ लोग इसमें देखे रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो इसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है? चल, अब हम लोग आपके सामने आ जाते हैं फटाफट से, जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आई थिंक लास्ट न्यूमेरिकल जो लगाया था वो 25 क्वेश्चन लगाया था, ये लगाया था हम लोगों ने। 25वां क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। कितना लगाया था? 27 तक हो गया था। ठीक है, देख लेते हैं। देखें, ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। हमने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, एक होती है मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वाली वेव हम लोगों ने पढ़ा था आपके सामने, और आई थिंक मैकेनिकल धीरे धीरे कंप्लीट होने के कगार पे आ गया था। बाकी नॉन मैकेनिकल आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमने कहा था मैकेनिकल वेव भी आपकी दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब होता है ऐसी वेव जो आपके सामने कैसे मोशन करती हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो आपके सामने हमारा वेव डायरेक्शन है उसके ऊपर नीचे। जैसे एग्जांपल हमने कहा था, अगर पानी के तालाब में अगर हम एक कंकड़ फेंकेंगे, देखेंगे पानी ऐसे 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 सतह उसका ऊपर नीचे हो रहा है। वही जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज आपके सामने ऐसे ऐसे टक्कर मार रही है एक दूसरे को और ऐसे आगे बढ़ रही है। तो जब आपके सामने 180 डिग्री, मतलब सीधे कहिए कि आपके सामने उसी के ऊपर पैरेलल अगर आपके सामने वेव चलेगी तो वह कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और अगर आपके सामने परपेंडिकुलर चलेगा तो ट्रांसवर्स कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। ट्रांसवर्स में आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे, लॉन्गिट्यूडनल में जाएंगे तो आपके सामने साउंड वगैरह एग्जाम्पल थे। फिर इन सब के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, तो देख, लास्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे वो आपके सामने पढ़े होंगे आई थिंक, जो है इको वगैरह पढ़ लिया था हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमने यही वाला किया था क्या? ये वाला, ये लगाया था हमने। हमने कहा था ये आपके सामने देख लीजिए दोबारा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने आपसे कहा था कि बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल इसलिए गलत हो गया था क्योंकि इस सवाल में केवल एक छोटी सी गलती है। कहा कि आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स एट द 25 डिग्री सेल्सियस। कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके सामने जो है हमारे जो साउंड है, या सॉरी जो आपके सामने स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके सामने अलग अलग होगा। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है? अब पहला स्टेटमेंट उन्होंने लिखा आपके सामने जो है कि इन सी वाटर द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने कहा था आपके सामने कि नॉर्मली अगर बात करेंगे आपके सामने स्पीड ऑफ साउंड तो कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। ये एयर में होता है। कहाँ पे होता है? एयर में होता है। ये हमने पढ़ा होगा आपके सामने। 338 या 340 समथिंग ऐसे ही रहेगा, कई जगह 343 भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के आसपास से ध्यान रखिएगा। अब सवाल यह था कि जैसे जैसे मीडियम आपके सामने डेंस होता चला जाता है वैसे वैसे आपके सामने साउंड की स्पीड क्या होती चली जाती है? तेज। तो हमने पढ़ाया था कि जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ज्यादा स्पीड क्या होगी साउंड की? तेज होगी। अब आपके सामने इतना तो पता होगा सर कि एयर से ज्यादा डेंस कौन होता है? आपके सामने वाटर होता है। तो इसका मतलब वाटर में कहीं ना कहीं स्पीड इससे ज्यादा ही होगा। फिलहाल यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि आपके सामने जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होता है ये लगभग 1500 होता है, लेकिन वो मीटर पर सेकंड होता है। ये क्या लिखा आपके सामने? तो इसलिए यह डेटा आपके सामने गलत है। और यहाँ भी लिखा आपके सामने इन वाटर द स्पीड ऑफ साउंड इज 14, ये भी गलत है। ये सही हो जाता अगर यहाँ किलोमीटर की जगह क्या लिखा होता? मीटर पर सेकंड लिखा होता, क्योंकि आपके सामने याद रखिएगा कि वाटर के अंदर जो आपके सामने हमारे साउंड की स्पीड होती है वो 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ध्यान रखिए, सो मीटर पर सेकंड होती है। अगला पॉइंट देखिए, अब यहां से हमें आज बात करना है, यहां समझा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाउडनेस ऑफ द साउंड। ध्वनि की प्रबलता किसे कहा जाता है? ध्वनि का आपके सामने जो है लाउडनेस क्या होता है? देखिए, ध्वनि के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें की है। हम लोगों ने पढ़ा था आपके सामने पिछली क्लास में, एक इको पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इको। इको आपके सामने क्या होता है ये हम लोगों ने चर्चा किया था। अब सवाल आपके सामने कि लाउडनेस क्या होता है, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले कहा कि आपके सामने की जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को एक बार बोल रहे हैं, एक बार किसी चीज को बोल रहे हैं और वह चीज आपके सामने बार बार 3-4 बार वही आवाज बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह कहलाएगा आपके सामने इको। क्या कहलाएगा? इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे आप कई बार देखे होंगे मंदिर में जाकर हम घंटी बजाते हैं तो घंटी आपके सामने को बजा दे टन, फिर वो टन 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 टन, इस तरह जो आवाज आती है उसे कहते हैं इको कहते हैं। लेकिन लाउडनेस का मतलब क्या है कि एक ही बार काफी तेज आवाज सुनाई देना। जैसे आपकी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, अभी नॉर्मल हम पढ़ा रहे हैं, कई बार देखो गुस्सा होता है इंसान तो बहुत तेज चिल्ला देता है, तो वह लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब होता है आवाज का तेज होना। ठीक है,
इको का मतलब होता है आवाज का पुनरावृत्ति होना, बार बार एक ही आवाज रिटर्न होकर सुनाई देना। और हमने कहा था इको सुनाई देने के लिए आपके सामने जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए हमारा और सामने वाले का, वह 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अगला देख, अगला आपके सामने कहा गया जो है, यही बात यहाँ लिखा है, लिखा आपके सामने कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम। आपके सामने जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, इसे आप आयाम कहते हैं। आयाम का मतलब क्या पढ़ाया था हमने, कि अगर आपके सामने यह कोई मान लीजिए वेव है, यह आपके सामने क्या है, कोई वेव है, तो इस वेव के अंदर आप देखेंगे कि यह कितना ऊपर तक आपके सामने जा रहा है और कितना नीचे तक आ रहा है। यही आपका क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, आपके सामने आयाम कहलाता है। तो देखिए, आयाम अगर बढ़ेगा इसका मतलब कि आप बहुत तेज बोल रहे हैं, आयाम घटेगा इसका मतलब धीरे बोल रहे हैं। यह मान लीजिए इतना छोटा था, यहाँ पे ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे आपके सामने मतलब हमारी आवाज ज्यादा तेज है। आप देखे भी होंगे, जब आपने देखा होगा, मान लीजिए अभी हम रिकॉर्ड करें तो वहाँ पे हो रहा है ऐसा, सेम ऐसे ही हो रहा। क्योंकि जब माइक में कभी ध्यान देंगे और बोलेंगे ना, तो वहाँ देखे होंगे एक आपके सामने ऐसे वायर रहता है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। जब तेज बोलेंगे तो ऐसे ऐसे चलने लगता है, धीरे धीरे बोलिए तो और तो एकदम चिल्ला दीजिए ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो ये आप देख लोगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, तो लाउडनेस बढ़े घट रही है। तो सीधा में बात कह सकते हैं कि जो हमारी लाउडनेस होती है यह एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी याद रखिएगा ए स्क्वायर हमने क्यों लिखा, कारण कि आपके सामने की एक बार या ऊपर एक बार आपके सामने कहाँ जा रही है, तो यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, जबकि हमारा आयाम केवल यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा, आपके सामने की जो लाउडनेस होती है उसको आपके सामने नापा जाता है डेसिबल। किसमें नापा जाता है, डेसिबल आपके सामने लाउडनेस को नापने का एक पैरामीटर है। इसी को हम लोग कह सकते हैं, आपके सामने इसको बेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कई जगह आपके सामने लिखता है कि ध्वनि की प्रबलता को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो बेल यूज करते हैं। और एक बेल का मतलब होता है 10 डेसिबल। क्लियर है, मतलब बेल थोड़ा बड़ा यूनिट है और डेसिबल आपके सामने थोड़ा छोटा यूनिट है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इस बात को कॉपी में लिखा जाए, लिखिए, हेडिंग डालिएगा लाउडनेस ऑफ साउंड। हेडिंग आपके सामने लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। आज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ हम आपको भेज रहे हैं, टेलीग्राम ओपन कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे। और आज की जो पीडीएफ है उसमें कुछ डेटा अपडेट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ लिखा है वही क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का होगा। पिछली क्लास में वो 3 क्वेश्चन नहीं थे जो बीच में एक्स्ट्रा आ गए थे, तो उसको हमने अरेंज कर दिया। जो बच्चे खड़े हैं वो कुछ व्यवस्था करके बैठ जाए बाबू, आ जाए अंदर। देखिए किसी किसी सीट पे बैठे हैं, 3 4 उसी में एडजस्ट हो जाए। जहाँ थोड़ा कम लोग उसी में बैठा लें, ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे आराम से, आ जाए। 10 ही 12 15 लोग हैं ना। एक एक बच्चे उसी में एडजस्ट हो जाए, जहां जहां जगह थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर जाए। अरे यहाँ जैसे बीच में से बच्चे लगाए टेबल, ऐसे आप लोग भी लगा सकते हैं। और ये बैठने वाले मूर्ख हैं, उधर मुंह करके कहाँ बैठे हैं, इधर मुंह रहेगा तब तो इधर दिखेगा। बार बार इसे गर्दन 360 डिग्री से घुमाएंगे, मुंह इधर घुमाए, उधरिया कहाँ बैठे दीवार के मुख, इधर तो वही टेबल वाला जैसे इधर लगा वैसे उधर सरका के लगा लें, तब ठीक है, बैठे रहे, कोई दिक्कत। पीछे वाले अगर कुर्सी बैठने को हो तो यहाँ बीच में 2 3 कुर्सियां यहाँ लग जाएंगे, उठा के लेके आए, 2 3 कुर्सी लेके आए। टेलीग्राम खोलिए ऑफिशियल वाला। यहाँ पे इसमें टोटल 61 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 61। आज कई सारे क्वेश्चन नए भी हैं, अभी कराएंगे ना उनको, तो वो भी ऐड है इसमें। क्लास में आपके सामने हमने सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ा दिया था, सुपरसोनिक पैरासोनिक सब पढ़ा दिया था। नहीं पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे दिखाए।
दिखाइए जरा तो। अच्छा, इको ही लास्ट पढ़ाए थे बस? तो इको लास्ट पढ़ाए थे। इको पढ़ाए थे और इको के क्वेश्चन लगा। अच्छा चलें, ठीक है। इतना सब लोग लिख लिए? अब एक सेकंड रुक जाइए। ये जो क्वेश्चन आप अभी इसके ऊपर देख रहे थे, 27वां सवाल और 26वां सवाल, ये क्वेश्चन नहीं कराए थे? तो ये क्वेश्चन कराए थे? तो कौन कहा है करा दिए थे? पाक। तो बोलना चाहिए। चलें ठीक है, अभी ऊपर वाला दोबारा पढ़ा देंगे, पहले लाउडनेस वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी करा देते हैं। तो ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ वाली बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ जो लिखा है इसको बहुत समझना पड़ेगा। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सब लोग देखें। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम आप देख रहे होंगे, यह आपके सामने मान लीजिए एक वेव है। आपके सामने क्या है? एक वेव। एग्जाम्पल लेते समय आपके सामने हम लोग कौन सा वेव लेके चल रहे हैं? कौन सा वेव है? अगर यह वेव ऐसे दिखाई दे रही तो कौन सी वेव है भाई? अगर ऐसे वैसे होती है आपके सामने तो ट्रांसवर्स है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इस वेव में आप देख रहे होंगे दो चीजें। बच्चा बच्चा जानता है कि इस वेव में आपके सामने यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? जिसे आप लेमडा से दर्शाते हैं, पढ़ा था हमने। जो आपके सामने यहां से यहां तक नीचे का डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? हमने कहा था आपके सामने एक ऑसिलेशन किसे कहा जाता है? एक ऑसिलेशन का मतलब होता है कि यह वेव ऊपर गई कंप्लीट, तो यह जो आपके सामने यह एक आयाम कहलाता है। क्लियर है? इसी एक आयाम में जितना समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं। ये भी हमने आपको पढ़ाया होगा। और हमने कहा था सर, एक आवर्तकाल में जितनी बार आपके सामने, मतलब एक ऑसिलेशन में जितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक सेकंड के अंदर, कितने देर में? एक सेकंड के अंदर जितने ऑसिलेशन पूरा होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आपके सामने क्या? उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? तो एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी आपके सामने, इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में जितनी बार हमारा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए। अब बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। इसका मतलब यह होगा कि फ्रीक्वेंसी आपके सामने हमारी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि जो वेवलेंथ है वो आपके सामने क्या होगा? कम होगा। ये सब तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। हमने ये भी कहा था आपके सामने कि किसी भी आपके सामने वेव या किसी भी आपके सामने तरंग के ऊपर आपके सामने जो है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से उसकी स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि पढ़ा तो आपने ये जरूर है कि आपके सामने फ्रीक्वेंसी जो होती है और आपके जो डिस्टेंस लेमडा, इसका मल्टीप्लाई ही किसी का स्पीड होता है। इस फॉर्मूले का हमने बहुत सारा यूज भी किया था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें केवल लेमडा के बदलने से भी बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी के बदलने से नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था अगर फ्रीक्वेंसी के अलग होने से अगर स्पीड अलग होती तो फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग सुनाई देते। पता चला हम गाना शूट कर रहे हैं, ढोलक की आवाज बजी, कुछ देर बाद पहुंचा, ढोलक अलग इंस्ट्रूमेंट है। आपके सामने गिटार की आवाज बाद में पहुंची, किसी चीज की आवाज बाद में पहुंची, अलग अलग समय पर अलग अलग आवाज पहुंच रहा है। इसलिए चाहे फ्रीक्वेंसी जो हो, इसका प्रभाव स्पीड के ऊपर नहीं पड़ता। यह बात हम पिछली क्लास में आपको समझा चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? आप देखिए, हमने कहा सर यह जो आपके सामने तरंग थी, इस तरंग में आप देख रहे होंगे कि यह जब दूर दूर ऐसे फैल रहा है, तो दूर दूर फैलने का मतलब क्या है आपके सामने? कि इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है। अब वेवलेंथ अगर आपके सामने बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ देख रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है, इसका मतलब आपके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और याद रखिए, जब आपके सामने फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घटती है, तो इसका मतलब उसका पिच डाउन होता है। पिच का मतलब होता है कि आवाज में मोटापन और पतलापन। जितना आवाज आपके सामने पतला होगा उतना ही उसका क्या होगा? हाई होगा। याद रखिए, आपके सामने इधर पिच इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लाउडनेस का मतलब क्या होता है? लाउडनेस का मतलब आपके सामने पिच से नहीं है। लाउडनेस का मतलब किससे नहीं है? पिच से नहीं है। लाउडनेस का मतलब आपके सामने फ्रीक्वेंसी से तो है, लेकिन पिच से नहीं है। हाँ, लाउडनेस का मतलब होता है आपके सामने एम्पलीट्यूड। किससे होता है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तरंग इतना ऊपर जा रही है,
और यहाँ देख रहे हो आपके सामने तरंग जो है बस इतनी ऊपर जा रही है। तो बताइए दोनों में ज्यादा ऊपर कहाँ जा रही है? यहाँ पे। तो जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां लाउडनेस ज्यादा होगा, जहां एम्पलीट्यूड कम होगा वहां पे लाउडनेस क्या होगा? कम होगा। तो एक बात बताइए, लाउडनेस आपके सामने जो है ये पिच पर डिपेंड करता है कि आपके सामने एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है? पिच का मतलब है यह चीज जल्दी 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 जल्दी, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड का मतलब है यह कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है। तो यही बातें हम समझाना चाहते हैं बस आपको, कि लाउडनेस का प्रभाव जो है वह एम्पलीट्यूड से होता है, एम्पलीट्यूड के बढ़ने घटने। अब आप खुद डायग्राम देख के बता सकते हैं कि इन दोनों डायग्राम में कहाँ का आपके सामने लाउडनेस ज्यादा है और कहाँ का लाउडनेस कम है। ज्यादा कहाँ का है? इधर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या है आपके सामने? ज्यादा है। यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या है? छोटा है। मान लीजिए इसी चीज को हम एक बार और बना देते, हम इसी से बना दें, तो इसका मतलब इसका ज्यादा है। इसी चीज को हम थोड़ा सा और छोटा बना दे, देखिए इसमें इसका कोई मतलब नहीं, आपके सामने वेवलेंथ से मतलब ही नहीं है। बोर्ड हैंग कर, रोज 12 घंटे चलता नहीं हैंग करता, हमारी क्लास होगी तो हैंग जरूर करेगा, ये कसम खाया रहता है। कोई बात नहीं, एक आध मिनट रुक जाइए, ये पुरानी परंपरा इतिहास गवाह है इस चीज, कोई नया नहीं। पिछली क्लास में हैंग हो गया, लाइट कट गई, बोर्ड बंद हो गया, नेट नहीं चल रहा है, लैपटॉप खराब हो गया, क्या नहीं हुआ? आज तो खैर गनीमत लैपटॉप चल रहा है। कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? फिर भी आएगा। चले देख, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है। चले देख, तो यही हम समझ रहे थे, तो हमने समझा आपके सामने कि लाउडनेस का प्रभाव पड़ता है एम्पलीट्यूड, किस पे पड़ता है? तो एम्पलीट्यूड देख के आप बता सकते हैं कि लाउडनेस है कि नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखिए इसी बात को यहाँ लिखा आपके सामने। अभी हमने समझाया कि लाउडनेस को नापने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अब यह जो लिखा है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ लिखा क्या। इस चीज को भी हम इधर लेके आएंगे। वह एक्चुअली यह लिखा आपके सामने कि 0 डेसिबल, वहां क्या लिखा आपके सामने? सबसे नीचे आपके सामने लिखा वहां पे 0 डेसिबल, और सबसे ऊपर लिखा आपके सामने 140 डेसिबल। तो 0 डेसिबल लिखा है और सबसे ऊपर क्या लिखा है? 140 डेसिबल। तो याद रखिएगा आपके सामने जो है ये जो हमारा लाउडनेस है ये 0 से 140। हमारा जो कान है ये सबसे कम जो लाउडनेस सुन सकता है, सबसे कम वो हो सकता है 0 डेसिबल। इससे कम नहीं सुन सकते। अगर 0 से कम डेसिबल आपके सामने हुआ तो फिर उसे हम नहीं सुन पाएंगे, वो हमें सुनाई ही नहीं दे, बहुत धीरा हो जाएगा। और अगर 140 डेसिबल से ज्यादा हुआ तो कान का जो इको ड्रम है, जो आपने आप लोग एयर ड्रम बोलते हैं, वो आपका फट जाएगा। क्योंकि फिर इतनी तेज तेज वेव टकराने लगेंगे कि पर्दा इतना तेज वाइब्रेट होने लगेगा कि पर्दा ही फट जाएगा कान का, फिर आप सुन नहीं पाएंगे। तो आप देखे होंगे कि इसमें वही ये समझाना चाहे कि किसकी आवाज कितनी होती है। दिखा यहाँ पे आपके सामने जो हमारा ब्रीदिंग होता है, जो सांस हम लेते हैं और जो हमारा हार्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, उसकी जो आवाज है ना वो लबडब 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 जो आती है, वह 10 डेसिबल होती है। कितनी होती है? यही लिखा वहां पे। तो एक बात बताइए, हमने कहा ना कि हम 0 से लेके कहाँ तक सुन सकते हैं, तो ये तो इसी के बीच में आ रहा है, तो हम बहुत आराम से सुन सकते हैं। आखिर 10 डेसिबल थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा कान का जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है जो हम सुनते हैं वह है 50 डेसिबल, लगभग लगभग 50 डेसिबल का जो साउंड है ये हमारे कान के लिए परफेक्ट होता है। उतने पे आपको प्रॉपर सुना। अभी जो आवाज है ना ज्यादा है, ये लगभग आपके सामने 70 डेसिबल के आसपास होगा। कारण क्या, उसमें चल भी रहा है, इसमें एग्जैक्ट दिखा रहा है आपके सामने। देखिए यहाँ डेसिबल में वैल्यू बदल रही है, यहाँ पे लिखा है 00 डेसिबल, ये बदल रहा है। कारण क्या, आपके सामने क्यों रिकॉर्डिंग ले रहा। तो डेसिबल का मतलब यही होता है आपके सामने की बता पाना। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि 0 से लेकर के आपके सामने 85 डेसिबल, अगर यहां तक आपके सामने साउंड है तो ये आपके सामने 0 से 50 तक आपके सामने परफेक्ट माना जाता है। 50 से आपके 85 के बीच में जाएंगे तो इसको शोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सो आईसी के बाद जाएंगे तो आपके सामने फिर तो मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपके सामने मैक्सिमम है, इतने पे आप कान आपका नहीं सुन पाएगा। यह जो आपके सामने है वो मिनिमम होता है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि हमारा कान जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है, ऐसे ही हमारा कान कितनी लाउडनेस सुन पाता है, 0 से लेकर के 140 डेसिबल, यह हमारी लिमिट होती है। 50 डेसिबल स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, और इसके बाद 85 तक जाएंगे तो यह नॉइज होने लगेगा। उसके बाद फिर यह वह साउंड होगा जो हम ज्यादा देर तक नहीं सुन सकते। अवधेश सर हमेशा इसके ऊपर रहते हैं, अगर उनकी क्लास में बैठे हो तो उसके ऊपर रहते हैं। हेमंत सर कभी कभी पहुंच जाते हैं यहाँ तक, वो जब एकदम जोश में आते हैं तो कभी कभी उनकी आवाज बढ़ जाती है।
हमारी आवाज एकदम परफेक्टली चलती है, जब गुस्सा होते हैं तब हाई होता है, अदरवाइज हमारी आवाज 50 से 55 डेसिबल पे फिक्स किया, हमने रिमोट सेट किया, इससे ज्यादा नहीं होता। हम कहाँ तेज बोलते हैं चिल्ला, कभी आप देखें हम बहुत तेज तेज बोलते हैं, और देश सर कुछ भी होगा एकदम यहाँ आ जाएगी, हाँ तो भारत का जाओ, ये हमने कहा परफेक्ट डेसिबल, ये ध्यान रखिए। अब इस बात को कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा किसका कितना है बता दो, ये देखिए लिखा आपके सामने यहाँ पे जो है ब्रीदिंग है, ऐसे आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ लिखा है कि जो आपके सामने लोग विस्पर, ये आपके सामने लगभग 30 डेसिबल है। आगे जाए कार वार जो चलती हैं वो आपके सामने जो साउंड करती है हॉर्न का, वो 70 डेसिबल होता है। ट्रक का जो है 80 डेसिबल होता है। ट्रक का सोचिए 80 डेसिबल, ट्रक का साउंड हम कान के पास लाके कहाँ सुन पाएंगे, काने फट जाएगा, तब भी हमारा कान उसको सुन सकता है। हाँ, एक कदम पास से ना बजाओ। जो आपके सामने हेयर ड्रायर होता है वो 90 डेसिबल होता है। आपके इतना तेज आवाज करता है, तो आपका हेयर ड्रायर वो छोटा वाला है जो फुर फुर मार रहा है, वो नहीं। वो जो मशीन आती है जो बहुत तेज प्रेशर मारती है हवा के, उसका वैल्यू बहुत तेज होता है। हेलीकॉप्टर की आवाज 100 डेसिबल, सोचिए हेलीकॉप्टर जो उतना ऊपर उड़ता है और हम सुन लेते हैं, उसकी आवाज केवल 100 डेसिबल होती है। उसके बाद आपके सामने कहा गया जो वो होता है ना ट्रम्बन जो बजाते हैं पीढ़ी जो शादी वादी में खूब, उसकी 110 डेसिबल होती है, वो ज्यादा होता है। पुलिस सायरन 120 डेसिबल, पुलिस की सायरन एम्बुलेंस की सायरन की आवाज तेज होती है, बहुत दूर कहीं बज रहा था हमें यहाँ तक सुनाई देता है, उसका आवाज तेज। जेट इंजन 130 डेसिबल, जो जहाज उड़ती है सोचिए 130 डेसिबल जाती है, हमें आवाज सुना, खैर वो जहाज की आवाज नहीं सुनाई देती है, वह सुनाई देता है जो वो हवा को चीरते हुए बाहर जाती है, उसका साउंड होता है जो हमें सुनाई देता है। ऐसे अगर बात करेंगे तो उसके 130 डेसिबल, और जो आपके सामने बम हम फोड़ते हैं हम लोग दिवाली में 140 डेसिबल, अगर बढ़िया वाला बम है, मिर्चा वाला बम है तो फिर तो कम होगा। अब बढ़िया एटम बम है तो 140 डेसिबल। परमाणु बम फट जाएगा तो हमारा कान सुन नहीं पाएगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। तो फिलहाल इसको बना लीजिए, ये डेटा लिख लिया जाए, हम इसको लिख दे रहे हैं अच्छे से, इसको हम अच्छे से बना दे रहे हैं, आप बना लीजिए। देखें इसको हम थोड़ा और अच्छे से हमारे साथ साथ बना लीजिए। ये लिखा आपके सामने 0 डेसिबल, ये लिखा आपके सामने 50 डेसिबल, फिर आपके सामने यहाँ पे लिखा है 85 डेसिबल, और यहाँ पे लिखा आपके सामने 120 डेसिबल, और फिर लास्ट में आपके सामने लिखा है 140 डेसिबल। अब देख यहाँ पे याद रखिए आपके सामने जो है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है वो 0 से 50 के बीच में ही होता है। तो आपके सामने कहा गया जो है नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत होती है। 85 डेसिबल के ऊपर अगर जाएंगे तो ये वाला हिस्सा आपके सामने नॉइज हो जाएगा। पीछे अगर कुर्सी बैठने के लिए हो बाबू तो कुर्सी लाए ना, बीच में लगा लें एक आध कुर्सी, कुर्सी, या कहीं सड़क क्या किसी में कहीं अंदर देखें बीच गैप है। और उसके बाद अगर जाएंगे तो ये आपके सामने जो है 120 से ऊपर जाएंगे तो ये डेंजर होता है, ये फिर खतरनाक हो जाएगा। मैक्सिमम आपके सामने याद रखिएगा जो है मैक्सिमम टॉलरेबल लाउडनेस, जो मैक्सिमम हमारा कान टॉलरेट कर पाएगा, जहां तक सहन शक्ति होगी वो होगी 140 डेसिबल। अब मिनिमम जो हमारा होगा, मिनिमम लाउडनेस दैट कैन बी हियर, आपके सामने जो हम सबसे न्यूनतम सुन सकते हैं वह सुन सकते हैं 0 डेसिबल। याद रखिएगा आपके सामने 0 डेसिबल का मतलब होता है 20, ये आप देख रहे होंगे ऐसे बनाया जाता है, इसे बोलते हैं आपके सामने जो है माइक्रो पास्कल। तो ये आप याद रखिए, ये आपके सामने माइक्रो, तो 0 डेसिबल का मतलब होता है 20 माइक्रो पास्कल, कई बार ये पूछ किया जाता है। और यहाँ पे एक बात नोट करके हम लिखेंगे यहाँ पे कि सेम फ्रीक्वेंसी पर लाउडनेस अलग हो सकता है, लाउडनेस लाउडनेस कैन बी डिफरेंट एट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी पे आपके सामने लाउडनेस अलग अलग हो सकता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बात आपको पता होना चाहिए कि हमारा लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पे नहीं एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और एक ही फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार हम ऑसिलेट कर रहे हैं, और एम्पलीट्यूड का मतलब कि कितना ऊपर और कितना नीचे तक हम जा आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।
हाँ, किसके बाद? माइक्रो पास्कल। माइक्रो का सिंबल है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे। यू बना लीजिए और एक इधर पूंछ और लटका दीजिए। माइक्रो पास्कल नहीं, न्यू तो अलग चीज है, वो तो आपके सामने ऐसे होता है। अच्छा, म्यू, हाँ। अरे यूनिट है, कई बार क्या होता है माइक्रो पास्कल में वैल्यू लिख देता है, सर डेसिबल है और डेसिबल से छोटा वैल्यू क्या है, पास्कल। तो वह आपके सामने दे देगा लिख के। अगर आपके सामने इसी चीज को पास्कल में बदलना तो बदल लीजिएगा। 0 डेसिबल का मतलब 20 माइक्रो पास्कल है, 140 का मतलब उसमें जोड़ घटा लीजिए। लिख लिए इतना सब लोग? इतना लिख लीजिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजें, उसको ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे साथ साथ में। पास्कल में पता होगा प्रेशर को नापा जाता है, किसको नापा जाता है? नहीं लिखे थे क्या? रुक जाओ, इतना सब लोग लिख लिए। यहाँ से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो अभी दिखाएंगे कौन कौन आए हैं। एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने डेसिबल का लाउडनेस हमारा कान सुन सकता है, 0 से 140। ये बात क्लियर है? फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा था, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। और किलो हर्ट्ज में लिख दे तो उसी को कहेंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। क्योंकि आपके सामने 1,000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 20,000 बटे 1,000। ये सब लोग बना लिए हैं? ठीक। इसके पहले वाली स्लाइड कौन सा, ये कह रहे हैं? ये थोड़े बनाना है, इसको क्यों बनाए? अभी जस्ट इसके ऊपर हमने वही डेटा तो लिखा आपके सामने। यही तो लिखे थे कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो इसी बात को हम डायग्राम में यहाँ क्या कर रहे थे, समझा रहे थे, तो लिखना नहीं। अब एक शब्द आता है सोनार, क्या आता है आपके सामने? सोनार बहुत लोगों ने सुना होगा, सवाल एक क्या है, बहुत कम से कम कितनी बार तो आप इसका फुल फॉर्म एग्जाम में देखे होंगे। सोनार का फुल फॉर्म याद देखिए आपके सामने होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वेव्स। यानी आपके सामने साउंड, एस ओ का मतलब साउंड, एन का मतलब है नेविगेशन, ए का मतलब एंड और आर का मतलब रेंजिंग। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म इतना ही होता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेकिन ये एक प्रकार का वेव है, सोनार के आपके पास सामने है एक प्रकार की तरंग है। होता क्या पहले समझिए। आपको मैंने पढ़ाया था ना अल्ट्रासोनिक वेव, कौन सा पढ़ाया था हमने? अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है भाई, जो वेव काफी तेज होती है। तो हमने कहा आपके सामने कहा गया कि ऐसी वेव जो आपके होता क्या पहले सुना रही समझिए। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे चल रहे हैं, और अगर हम चल रहे हैं और हमारे सामने जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसे पृथ्वी है तब तो हमारी आंखों से सामने सामने ऑब्जेक्ट हमें एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा हो, पानी के अंदर हम चल रहे हो, और हमारी जहाज कितने नीचे तक जानी है, कहाँ से जानी है, कहाँ से नहीं जानी है, ये पता कैसे चलेगा? पानी में तो हम अब चलिए नाव पे चल रहे हैं तो एक डंडा रखे हैं, पैदल चल रहे हैं तो एक छड़ी रखे हैं, इसे इसे टो टो चल रहे हैं। लेकिन जहाज लिए आपके सामने, वो भी जहाज कई कई किलोमीटर लंबी होती है, उनको कहाँ टो टो के चलेंगे? तो उसका सिस्टम होता है कि उसमें लगा होता है आपके सामने जो है सोनार। क्या लगा होता है? सोनार करता क्या है, यह एक ऐसा आपके सामने इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रांसमीटर एक लगा होता है, एक तरह का ट्रांसमीटर है, जहां से वेव निकलती है, और वह वेव होती है अल्ट्रासोनिक। कौन सी वेव होती है? यह वेव आपके सामने, जैसे एग्जांपल मान लीजिए देख रहे होंगे पानी की जहाज जा रही थी, टाइटेनिक जहाज क्यों डूब गई, इसी की वजह से। क्योंकि उस समय ये सब चीजें आपके सामने अभी जो है डेवलप नहीं थी। जो मूवी देखे वो चीज अलग है, लेकिन उसके डूबने की कहानी अलग है। ये ना सोचिएगा कि वो मूवी वाला सीन है इसलिए डूब जाता है, ऐसा कुछ नहीं। उसका डूबने का कहानी है कि नीचे आपके सामने कई बार क्या होती है कि समुद्र का पानी भाई पता ही आपके सामने एक तो खारा, ऊपर से जो है अभी रसिया वसिया साइड जो जहाजें चल रही हैं वो देखे होंगे आपके सामने, उधर इतना ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है कि समुद्र का पानी आइस बन चुका होता है। अब पता चले हमारी जहाज जा रही है और आइस के बीच में जाके फंस गई। अब वहां से वो आगे पीछे होगी नहीं। जैसे आप अभी अपनी बाइक को लेके जाइए और संगम साइड जब ये ना हट जाएगा तो बालू में आपकी बाइक फंस जाती है, तो हूं करते रहते हैं, वो निकलती कहाँ है जल्दी।
कीचड़ में फंस जाए तो और बड़ी दिक्कत है, तो कीचड़ भी उछालेगा, वहां केवल धूरा उठा रहा है। तो ऐसे आइस क्यूब में फंस जाएगी जहाज तो जाएंगे कहाँ, आइस क्यूब कैसे पता चले। या कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जहाजें टूट के गिरी हुई हैं, डूबी हुई, या किसी बड़े जानवर का अवशेष अंदर पड़ा हुआ है और आप जहाज लेके जा रहे हो उसमें फंस गए। इस वजह से जो है इसमें लगा होता है एक ट्रांसमीटर। इसका काम होता है कि यहाँ से एक वेव निकलता है जिस वेव का नाम है अल्ट्रासोनिक। तो सोनार में कौन सा वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जो है आपके सामने निकलता है। और निकलने के बाद यह वेव जाता है, और अगर इनकेस मान लीजिए जहाज हम लेके ऐसे जा रहे हैं सीधा, यह वेव लगातार ऐसे ऐसे निकलता रहेगा, लगातार निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहा, तो जैसे ही आपके सामने वेव यहाँ जाएगा तुरंत ऑब्जेक्ट से टकराएगा। और टकराएगा, तभी हमने पढ़ाया था आपके सामने कि कोई वेव जाती है, जब टकरा के वापस आती है तो उससे इको पैदा होता है। क्या पैदा होता है, कई क्वेश्चन लगवाए होंगे कि दो पहाड़ों के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, बोल रहा है, आवाज टकरा रही है, तो इको बनेगा। और जैसे इको पैदा होगा, तुरंत हमें ये बात पता चल जाएगी कि नीचे कोई ना कोई पदार्थ है। और हमने ये भी आपको पढ़ाया था इको पढ़ाते समय कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कि कितनी दूरी पर से हमारी आवाज टकरा के आ रही है। याद आ रहा है, अरे वही फॉर्मूला निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपके सामने स्पीड बराबर जो है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपने लेमडा का मतलब है डिस्टेंस, मतलब कितनी दूर की डिस्टेंस से आपके सामने फ्रीक्वेंसी का मतलब वही आपके सामने इको बन के आ रहा है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे डिस्टेंस, फिर उसके हिसाब से अपने जहाज को हम या तो मोड़ लेंगे या तो सीधा कर, जैसा करना होगा कर लेंगे। तो सीधा से याद रखिएगा कि सोनार जो है वह एक तरह से क्या करता है, ऐसे ही आप देखेंगे जहाजों में रडार लगा होता है। क्या लगा होता है, रडार का मतलब यही होता है। हमारे घर में जो टीवी के ऊपर डिश लगा, उस डिश का भी यही मतलब होता है कि सब सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। जो रिमोट आपके गाड़ी में लगा है और आप देख रहे हैं कि हम सामने हम टीवी पे ऐसे दाबे वो चालू हो गया, तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा, हम जैसे दाबते वहां से वेव क्रिएट होती है, वह वेव जाती है वहां जाके टकराती है और फिर वहां से आपके सामने वो चीजें आपके सामने कनेक्ट हो जाती हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया। तो सोनार का बस इतना मतलब होता है कि पानी की जहाजों में लगाया जाता है समुद्र में, ताकि यह आपके सामने एक वेव क्रिएट करे, वह वेव नीचे जाके जब टकराएगी तो वहां से एक इको पैदा होगा। ये इको पैदा होगा तो हम डिस्टेंस पता कर लेंगे कि वो कितना नीचे या कितना ऊपर है, कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा पहले सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर है, ये बोर्ड फिर है। ये इतिहास गवाह है कि हम इतने इतने घंटे पढ़ाते कभी हैंग नहीं करता, आज ये हो क्या रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इतिहास गवाह है, कभी होता नहीं है। आपने भी देखा होगा, इतनी क्लास यहाँ चलती हैं, दो दो तीन तीन घंटा क्लास लेते हैं, आज तक कभी देखें 8 8 घंटे मैराथन पढ़ाए, कभी एक आध बार हुआ होगा। चलिए लिखिए, पहले सोनार का फुल फॉर्म लिखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें जो सोनार में कौन सा वेव होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है। तो लिखिए, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव होता है। साउंड में इसमें जो है सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव होता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप देखे होंगे पहले के लोग भी इसका उपयोग करते थे, खैर पहले के लोग इतना आपके सामने आगे थे कि वो फिजिक्स के फॉर्मूले के बिना फिजिक्स जानते थे। आप देखे होंगे तालाब वालाब में वो लोग जो है कंकड़ गिरा करके, या बोरिंग के अंदर कंकड़ गिरा करके वो जान लेते थे कि पानी का लेवल कितना नीचे है। उसकी साउंड से बता देते, टन की आवाज है इसका मतलब पानी ज्यादा नीचे है, डब का आवाज आया तो इसका मतलब पानी ज्यादा नीचे नहीं है, ऊपरे कहीं लटक रहा है। तो वो साउंड से ही बताते थे। याद करिए, हम लोग भी जाते थे बोरिंग में, छोटे थे बचपन में, तो बोरिंग पर हटा करके उसमें कितना अच्छा लगता है कंकड़ डालने पर, टन टन आवाज आती थी। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, बस ये कि हम लोग कंकड़ डाल के इको पैदा करते थे, यहाँ पे वेव के माध्यम से इको पैदा होता। तो सब लोग फुल फॉर्म लिख लिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, सोनार के बारे में लिखा है कि टू फाइंड सी डेप्थ, सोनार का मेन उपयोग है समुद्र की गहराई ज्ञात करना, क्योंकि जब वो जो वेव जाके नीचे टकराएगी सतह से, तो पता चलेगा कितनी डिस्टेंस से आ रही है। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, शत्रुओं की पनडुब्बी, कई जगह पता चला हम जहाज लेके जा रहे हैं, शत्रु अपना पनडुब्बी डुबा डुबा बैठे हैं, तो इसी से पता करते हैं। और समुद्र में डूबे हुए जहाजों का पता लगाना, टू फाइंड द रेक शिप इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर डूबे हुए जहाजों का पता लगाना भी इसी का उद्देश्य है।
चलें देखें इधर, इतना सब लोग लिख लिए हैं। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद कहा गया आपके सामने जो है कि ये क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से सब लोग, इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए। पीडीएफ ओपन करिए, पीडीएफ पहले निकालिए, पहले पीडीएफ निकालिए। सबसे यहाँ नहीं, पहले सब लोग पीडीएफ निकालिए। अपने पीडीएफ का 28वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की गहराई को मापने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, आपके सामने घाटियों या पनडुब्बियों, हिमखंड आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोग कौन सी तकनीकी यूज करते हैं, उसे कहते हैं आपके सामने सोनार। क्या कहते हैं? सोनार, ठीक है। शोषक ध्वनि, ध्वनि और शोषण एमआरआई नहीं, क्या होता है? सोनार होता है। खैर एमआरआई के अंदर भी वेव का उपयोग करते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई नापने के लिए एमआरआई थोड़ी यूज करते हैं। ये शरीर के अंदर क्या दिक्कत है उसको नापने के लिए वेव भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार किसका वेव है? क्या हमने आपको रिवर्बरेशन पढ़ाया था पिछली क्लास में? अभी नहीं पढ़ाए हैं, तब आज पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो हमने कहा था सोनार आपके सामने किस पर बेस होता है? इको पर। आपने पढ़ा होगा, अभी हमने बताया कि साउंड आपके सामने जब वेव निकलेगी यहां से तो वो जाएगा, टकराएगा और वहां से इको जनरेट होगा। क्लियर है? देखिए 3 शब्द होता है, इको, रिवर्बरेशन। अब आपके सामने रिवर्बरेशन और एक लाउडनेस, अभी जब ये पढ़ा लेंगे तब आप समझ पाएंगे, तीनों का डिफरेंस एकदम क्लियर कर देंगे, अभी प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेक्निक फॉर द मॉनिटरिंग फिटल ग्रोथ इज, आपके सामने जो है बच्चे को भ्रूण की अवस्था में पता लगाने की जो तकनीकी है वो किस तकनीकी को कहा जाता है? बच्चा बच्चा जानता होगा आपके सामने कि हम लोग जो है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको पता करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्या कराते हैं? एक्चुअली कोई शब्द नहीं है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जो आपके सामने बच्चे की अवस्था जानने के लिए, आप पेट में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो देखेंगे डॉक्टर पे, डॉक्टर कहता है आप अल्ट्रासाउंड करा कर आइए। क्या करा कर आइए? एक्चुअली वो अल्ट्रासाउंड नहीं है, वो आपके सामने अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी उसका असली नाम। आपको डॉक्टर को यह कहना चाहिए कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा कराइए। जैसे आपका सवाल है कि आप जब एक्सरे आप करा के लाते हैं तो एक्सरे भी नाम नहीं है उसका, हम लोग उसको आपके सामने रेडियोग्राफी बोलते हैं। लेकिन हम एक्सरे क्यों कह देते हैं? क्योंकि उसमें एक्स किरणें जाती हैं जो उसका पता लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव, अभी पढ़ाया हमने आपको, तो जो वेव आपके सामने हम लोग सोनार में यूज करते हैं उसी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हम करते हैं आपके सामने अल्ट्रासाउंड के अंदर। होता क्या इसमें, नाम ही इसका अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव जाती हैं और वह जाकर आपके सामने टकराती हैं और उससे एक इमेज जनरेट होता है कि वहां पे क्या है। जैसे हड्डी मान लीजिए आपके सामने क्रेक हो गई हमारी, अब यहाँ से वेव जाएगी तो सीधी सी बात है कि जहाँ क्रेक वहां वाले हिस्से पे साउंड नहीं क्रिएट होगा, तो हम उसी से इमेजिन करते हैं कि अच्छा यहाँ से साउंड नहीं आ रहा, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे डैमेज होगा, और फिर वो एक इमेज बन जाती है। और डिटेल में जानना है तो एमआरआई कराते हैं। एमआरआई इज द 3D एनिमेशन, एमआरआई 3D एनिमेशन होता है। और अल्ट्रासोनिक वेव यानी अल्ट्रासाउंड एक आपके सामने क्या है? 2D एनिमेशन। जैसे ये दीवार क्रेक दिख रही है, इसका एक पिक्चर हमने खींच लिया, ये आपके सामने क्या था? एक 2D अल्ट्रासाउंड है। लेकिन इस दीवार में कहां तक क्रेक है? अंदर पूरी दीवारें फट गई है कि थोड़ा फटा है? अगर 3D फिगर निकालना हो तो फिर हमें करना होगा एमआरआई। तो एमआरआई अल्ट्रासाउंड के जस्ट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासाउंड का मतलब ही होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव। तो याद रखिएगा अल्ट्रासाउंड में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। ये सारी चीजें बायोलॉजी वाली फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट पे बेस हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने हम लोग कौन सा वेव यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं लेकिन इस तकनीकी को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सोनार में लगा है वही लगा होता है यहाँ पे। अगला कहा गया आपके सामने, अब एक सवाल आता है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड क्या है? समझिए इसको बहुत ध्यान से। पहली बात याद रखिएगा आपके सामने जो है कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ द साउंड कब दिया गया था? यह दिया गया था 1842, 1842 में। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह सीधा सवाल है एकदम कि डॉपलर इफेक्ट कब आया था? 1842 में आया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, तो इसको पहले हम थोड़ा समझा लें, उसके बाद आप जो है लिखने की कोशिश करिएगा। पहले सुन लीजिए हमें, हमने कहा डॉपलर इफेक्ट का मतलब एकदम प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे चलिए हुए माइक है तब तो बात समझ में आ रही है, माइक है तो बात समझ में आ रही है। माइक हटा देते कुछ समय के लिए, मान ली माइक हमने हटा दिया, हल्ला कर देंगे तो नहीं जाएगी। डॉपलर इफेक्ट दिखा रहे हैं उसको देखिए। हमने कहा हमारा मुंह इधर है, आप इधर ही हमें सुन पा रहे हैं। अच्छा,
आप अभी देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, हमें देखिए मत, आप अपना कान हमारी तरफ घुमा दीजिए, शायद थोड़ा देर सुन पाएंगे। दूसरी बात, अभी हम एक काम करें, हम अपना मुंह इधर ना घुमा, हम इधर घुमा, उतना ही तेज बोलते हैं हम जो बोले थे वही बोले, तो शायद अब आप पहले की तुलना में आवाज कम जा रही होगी। वो आप कह दे वो अलग बात है। लेकिन आवाज कम जा रही होगी, क्यों? इसका रीजन समझिए पहले। जैसे आपने देखा होगा इस डायग्राम में, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझा रहे। डायग्राम यह कहना चाहता है कि एक व्यक्ति आपके सामने इधर आ रहा है और एक गाड़ी है जो उसी की तरफ जा रही है। मतलब व्यक्ति भी इधर आ रहा है, गाड़ी भी उधर जा रही है। और एक गाड़ी आपके सामने हॉर्न बजा रही है। क्या बजा रही है? तो पता चला आपके सामने इस व्यक्ति का हॉर्न तेज सुनाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है और गाड़ी उधर की तरफ जा रही है, वो गाड़ी हॉर्न बजाते हुए जा रही है, तो शायद हमें उस गाड़ी की आवाज कम सुनाई देगा और एक समय आएगा जब सुनना बंद हो जाएगा। मतलब बस यह कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने जो ऑब्जर्वर है, सुनने वाला है, और जो सोर्स है जहां से साउंड क्रिएट हो रहा है, अगर दोनों का डायरेक्शन एक तरफ होता है, मतलब आप भी अपना कान हमारी तरफ ऐसे जैसे आप सुने भी होंगे, तो बहुत बचपन से काम सुने, डॉपलर इफेक्ट बहुत पहले से आपने देखा हो। घर में जब लोग कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं कान इधर लाओ, कान कान इधर लाओ, मतलब ऑब्जर्वर को पास लाओ, और हमारा जो सोर्स है वो तुम्हारे ऑब्जर्वर के पास जाएगा, फिर धीरे से बोल देंगे तो सुनाई देगा। और कान लोग कहते होंगे ए उधर कान घुमाओ, उधर घूम जाओ, क्योंकि उधर घूम जाओ मतलब तुमको सुनाई ना दे, तो कान को उधर घुमा लो या कान बंद कर लो। तो याद रखिएगा सर, यही कहते हैं डॉपलर। डॉपलर क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक डायरेक्शन में आएंगे तो लाउडनेस ज्यादा होगी। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के विपरीत होंगे तो लाउडनेस कम होगी। इसी प्रभाव को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, अगर आप और हम एक तरफ होंगे, आप भी हमें सुन रहे हैं, हम भी आपको बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारा आवाज थोड़ा क्लियर होगा और ज्यादा सुनाई देगा। अब हम मुंह घुमा के बोले उधर की तरफ, आपको पढ़ा रहे हैं इधर की तरफ, तो सीधी सी बात है लाउडनेस कम होगी। इसी बात को इन्होंने कहा, इन्होंने थोड़ा उसको फिजिक्स की भाषा में समझाया। इन्होंने कहा कि जब आपके सामने फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगा, और जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच आपका लो होगा। ये तो पहले से पढ़े होंगे। जैसे आप देखेंगे कि यह आपके सामने एक व्यक्ति है, ये गाड़ी इधर जा रही है, ये व्यक्ति इधर आ रहा है, ये आपके सामने यहाँ से वेव निकला, तो ये वेव आपके सामने ऐसे तेजी से जा रहा है, तेज जाएगा, ये भी इधर आ रहा है। मतलब कि यह वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी आपके सामने क्या होगी? तेज। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार साउंड आपके सामने ओसिलेट कर रहा है। और इधर जाएंगे तो व्यक्ति इधर जा रहा है, वेव इसके पीछे पीछे तो आ रही है, लेकिन व्यक्ति दूर जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपके सामने जो धीरा हो जाएगा, पिच लो हो जाएगा। इससे एक बात समझ में आया, लो पिच की आवाज कैसी होती है? आपके सामने पिच जब लो होगा तो उसके बाद थोड़ा सा भारी होगी ना, मतलब बाओ बाओ। और जब हाई पिच होगा तो आवाज कैसी होगी? देखा होगा आपने, जब गाड़ी के एकदम करीब हम होते हैं और एकदम पास में गए आपके सामने वो हॉर्न मारता है एकदम, तो उसकी आवाज अलग होती है। और दूर से हॉर्न मारता है तो थोड़ा धूमिल आवाज आती है। ट्रेन की आवाज हम लोग को धूमिल, एकदम पास में आके बोले तो बड़ा क्लियर आवाज सुनाई दे। तो यह बात डॉपलर ने कहा। इसी बात को देखिए यहाँ लिखा है, पहले लिखा आपके सामने कि श्रोता और ध्वनि स्रोत के बीच सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मतलब इसको हम दूसरी भाषा में बता दें कि आपके सामने जो ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। दोनों का डायरेक्शन बदल दिया जाए, अभी आप इधर ना बैठिए मुंह करके उधर बैठ जाइए, हम यहाँ से पढ़ाते रहे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। तो उस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जो बदलाव है, उसी बदलाव को डॉपलर का प्रभाव इफेक्ट कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो लिख लीजिए। आ गए हैं क्या यहाँ भी? आ गए तो बैठे रहे। लिख जाइए फटाफट से। उसको ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे है? साउंड के फ्रीक्वेंसी से।
या साउंड से इसका संबंध है? यह 1842 में दिया गया था। डॉपलर इफेक्ट यह कहता है कि ऑब्जर्वर और आपके सामने सोर्स जो है या लिसनर और जो सोर्स है, अगर दोनों के बीच के डायरेक्शन चेंज होंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और उसी के प्रभाव फ्रीक्वेंसी के बदलने को ही डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने क्रॉस करती हैं तो वहां पे आपके सामने स्पीड जुड़ जाता है, और जब एक दूसरे के विपरीत क्रॉस करती हैं तो स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बगल से गुजरती है पैरेलल, तब स्पीड घट जाता है। तो वह प्रभाव और यह प्रभाव सेम है। आप देखें कई बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग ट्रेन बैठे हैं और ये बगल में ट्रेन है और सट से क्रॉस करती है, उसकी आवाज कितनी खतरनाक होती है। और एक ट्रेन है उसके बगल से, हम लोग भी क्रॉस करते हुए आगे निकल रहे हैं, उसकी आवाज ज्यादा खतरनाक नहीं होती, क्योंकि दोनों का वे भी एक डायरेक्शन में चलता है। तो वहां पे इफेक्ट लगता है डॉपलर। हाँ, इसके पहले वाला डायग्राम क्या करेगा? डायग्राम तो उसे बता देखिएगा। अब इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं। आपने एक चीज और समझिए, जब दो गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं, ज्यादा आवाज होता है। आप कोई गाड़ी चले पीछे से ठोक दीजिए, उसका आवाज कम होगा, क्योंकि वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, आप पीछे से ठोक के उसमें नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें। अब देख, इसका डायग्राम बना लीजिए, हम बना दे रहे हैं। अगर आपके सामने यह देखिए, ये आपके सामने साउंड का सोर्स है, क्या? सोर्स ऑफ साउंड। ये आपके सामने जो है साउंड है। अब इसमें जगह ही थोड़ा यहाँ तो डायग्राम ही आ गया। बना लीजिए, डायग्राम में बना लीजिए। ऐसे देखें इधर, ये आपके सामने गाड़ी है, ठीक? गाड़ी इधर जा रही है और यहाँ एक आदमी जो इधर आ रहा है, ठीक? गाड़ी उधर, एक आदमी यहाँ है जो इधर जा रहा है। तो देखिए, इस गाड़ी और इस आदमी के बीच फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ और होगी, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ जो बीच में फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी आपका कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी में जो आपके सामने डायरेक्शन बदलने से चेंजिंग आ जा रहा है, इसी चेंजिंग को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जो बच्चे पीछे खड़े हैं वो टेबल ला के बीच में लगा नहीं लेते, एक ठो उधर से उठा ला बैठने वाला, बीच में लगा के बैठ जा, अभी चलेगा एक आध घंटा। लेते हैं बाबू, बगल वाली क्लास से बैठने वाले लेते हैं, ये बीच में लगा लीजिए, बीच में ऐसे रख लीजिए। ऐसे बच्चे इधर बैठे हुए, ऐसे बीच में बैठ जाइए। कब तक खड़े रहेंगे ऐसे? लिख लिए सब लोग? इस चीज को सब लोग लिख लिए हैं? एक एक बच्चों को बैठा लेना, पांच पांच तो बैठे हैं, बैठाएं, छह छह हो जाए। सरक जाए, एक बच्चों को बैठा ले। पांच वाले सरक जाए, इधर पहलवान सरक जाए। आ जाए बाबू, आ जाए, दे दे। उधर से भी आ जाए, पीछे पांच पांच बैठे हैं, सरक जाए पांच वाले। पांच वाले बैठाए एक बच्चों को सब, पांच पांच बैठे हैं, हम देख ही नहीं रहते। आ जाए बाबू, बैठ जाए, बैठने दे भाई। पांच, जहां जहां पांच है उस पर छह छह करिए। वो बच्ची को बैठा ले, बच्ची को बैठा ले, बच्ची चले। आ जाए आगे, आ जाए, आ जाए। इसमें भी पांच बैठे हैं, यहाँ एक बच्चा टोपी वाले वालों को उस पर बैठ जाए, उस पर बैठे, अरे पीछे वाले पे बैठे, सरक जाए पहलवान, बैठे। वो पीछे वाले पीछे बैठ जाए बाबू, उस पर बैठ जाए। इधर जो खड़े हैं, दो तीन आगे आए, आए निकल के। जो खड़े आगे आ जाए, बैठे बाबू उस पर बैठा है पहलवान सर।
एक बच्चा बैठ आ जाए बाबू, 2-3 लोग आ जाए। इधर कोई और खड़ा है क्या? पीछे तो कहाँ, वहां बैठ गए, आगे आ जाए, जगह है। ठीक है, बैठ जाते। और बैठना हो तो 1-2 आ जाए इधर। चले, ये सब लिख लिए, बना लिए। चले, 31वां क्वेश्चन पढ़िए अपने पीडीएफ का। पीडीएफ का 31वां, इसमें नहीं होगा, अब इसको हम बंद करिए अभी फिलहाल, अब वो पीडीएफ निकालिए, क्योंकि इसमें सवाल अरेंज किए ना ऊपर नीचे। बताइए, अभी हमने पढ़ा है, आपके सामने सवाल है, या एग्जाम का क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डॉपलर प्रभाव किससे स्वतंत्र है? आगे आपके सामने सोर्स, स्रोत का वेग, श्रोता का वेग, स्वतंत्र का मतलब है कि इसका आपके सामने जो है प्रभाव किससे नहीं पड़ने वाला। तो कहा कि आपके सामने कि वेलोसिटी का प्रभाव पड़ेगा, वेलोसिटी का प्रभाव पड़ेगा, भाई सीधी सी बात है, बहुत तेज हमारी तरफ आएगा तो आवाज बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, याद रखिएगा इसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके सामने स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी से स्वतंत्र है आपका डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन द यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड। अब यह सवाल नया, चले बताए। अब यह सवाल हम लोग पढ़े ही नहीं है तो कहां से बताएंगे। याद रखिएगा आपके सामने सर, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और बच्चा जानता होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैसे नापा जाता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है आपके सामने? वॉट पर मीटर स्क्वायर। यह इंटेंसिटी को बताता है आपके साउंड के बाद, ध्यान रखिएगा एनर्जी को बताता है। तो लिख लीजिए इसको, कॉपी में लिख भी लीजिए, लिख लीजिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज एनर्जी पासिंग इन द यूनिट एरिया पर सेकेंड, या इसी को लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन द यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है आपके सामने जो है, इसका यूनिट होता है आपके सामने वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। इसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। कौन क्या चला रहा? लिख लिए सब लोग? लिख लिए? पता होगा ऊर्जा को हम जूल में भी नापते हैं, लेकिन यहाँ पर जूल में नहीं नापा जाता है। जूल के अगर फॉर्म में देखें तो गलत हो जाएगा, यह वॉट पर स्क्वायर मीटर होता है। चलें अगला क्वेश्चन पढ़िए। आगा साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कहा जाता है? आपने कई बार सुना होगा लोगों से कहते हैं कि अपना टोन थोड़ा सही करके बोलो। ये कई बार सुना होगा लोग कहते हैं एक ही टोन में बोले जा रहे हो। एक ही टोन का मतलब होता है, यहाँ टोन शब्द होगा, टोन का मतलब होता है आपके सामने, याद रखिएगा जो है कि एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सिंगल हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड है, ऐसा कोई साउंड जिसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी हो, मतलब समझ, मान लीजिए एक ऐसी साउंड सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी एक होने का मतलब क्या है? कि आप एक फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में आपके सामने कितनी बार हम ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई साउंड जो एक सेकंड में केवल एक ही बार ऑसिलेट कर रहा हो, तो उसका मतलब है कि उसे टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और याद रखिए आपके सामने नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है आपके सामने
मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मतलब कि एक ऐसी आवाज जिसमें बार बार टोन बढ़ घट रहा है, उसे कहते हैं नोट। उसे क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। तो लिख लीजिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, एक ही फ्रीक्वेंसी है साउंड की, मतलब एक कदम एक जैसी फ्रीक्वेंसी है, तो वो टोन कहलाएगा। आपने सुना होगा लोग कहते हैं एक ही टोन में बोल रहे हो, एक कदम एक जैसी फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग क्लास में एक फ्रीक्वेंसी में तो बात करते नहीं है, आवाज बढ़ती घटती है, मिक्स है, मिक्स फ्रीक्वेंसी हमारी आवाज की है, तो हमारी आवाज की मिक्स फ्रीक्वेंसी है, तो आप बोलेंगे सर आप नोट, नोट का मतलब है मिक्स फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा, टोन का मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, और नोट का मतलब होता है मिक्स फ्रीक्वेंसी साउंड। ये बात सुने रहिएगा। इतनी बात क्लियर है? आप अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये एक आया आपके सामने जो है, कि बताइए जो है आपके सामने टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अब अलग अलग चीजों का हम स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट देखेंगे। सवाल है कि तापमान का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के बाद याद रखिएगा आपके सामने कि तापमान अगर बढ़ेगा तो आपके ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो आपका मॉइस्चर आपके ईयर होता है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपके सामने डेंस कौन होता है? जो ड्राई आपके सामने होता है। अगर इन्वायरमेंट हमारा ड्राई है, ज्यादा ड्राई है, तो उसका डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और मॉइस्चर है तो उसकी डेंसिटी कहीं ना कहीं क्या क्या होगी? कम। जैसे इसको ऐसे समझिए कि सॉलिड डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो जो हमारा ड्राई इन्वायरमेंट होता है वो मॉइस्चर इन्वायरमेंट से ज्यादा डेंस होता है। तो यही कारण कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपके सामने हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ड्राइनेस, और ड्राइनेस आने का मतलब कि डेंसिटी ज्यादा होने का शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीजें हैं जो गर्मी के दिनें होती हैं, गर्मी के दिनों में आपके सामने कई बार आप ये चीज महसूस किए होंगे कि गर्मी का दिन अगर आपके सामने है, तो लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं घरों में वो सूख जाते हैं, फिर वो चोई चोई करना शुरू कर देते हैं, ऐंठ जाते हैं। ऐंठ जाने का मतलब है कि उनका जो है डेंसिटी बढ़ जाता है। और जब डेंसिटी बढ़ेगा तो जो दरवाजा इतना बड़ा था वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? और जब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तो सीधी सी बात है आपके सामने कि उसकी डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा घनी हो गई, डेंसिटी बढ़ी तो उसका साइज छोटा हो गया। इस वजह से वो देखेंगे आपके सामने अकड़ने लगते हैं। और जब ठंडी की मौसम आती है, तो वो फिर धीरे धीरे अपना मॉइस्चर इन्वायरमेंट होता है, तो थोड़ा सा उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, तो फिर वो अपना रिलैक्सेबल साइज में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लिख लीजिएगा इसमें, V का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, अभी वो भी लिखा है। ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। एयर एयर में मॉइस्चर होना अलग चीज है। एयर में मॉइस्चर होने का मतलब है कि नमी होना, समझिए। जैसे दोनों में अंतर है। अगर आपके सामने हमने कहा कि इन्वायरमेंट में क्या है, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मॉइस्चर नमी नहीं होती है, इन्वायरमेंट नम नहीं होता है। बारिश हुआ फिर ड्राइनेस आ गई। ठंडी के मौसम में क्या रहता है? नमी रहती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में चलने वाली हवाएं भारी होती हैं। कारण क्या है कि उस पूरे हवा में ही आपके सामने मिला हुआ, बारिश के मौसम में बारिश का होना, सूखी हवाएं चलती हैं। तो सूखी हवाएं चलना और हवा के साथ बारिश का चलना। फॉग क्या है? कोहरा। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। फॉग का मतलब आपके सामने है कि एयर के अंदर वाटर का मिक्सचर, एयर के अंदर वाटर का मिक्सचर, क्योंकि आपका हवा है। सब बारिश की बूंदें जब आपके सामने वाष्प बन के उड़ती हैं, तो एयर में जम जाती हैं, फॉग का काम करती हैं, फॉग बना देती हैं, धुआं धुआं हो जाता है। तो वह अलग चीज है। तो ये लिख लीजिए सब लोग। इसमें एक बात लिख लीजिएगा आपके सामने, कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो आपके सामने टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, तो हवा की स्पीड, सॉरी साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर यह 22 डिग्री सेल्सियस हो, तो यह लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हवा की स्पीड आपके सामने 0.61 मीटर कह लीजिए, ये आपके सामने जो है पर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। आप इसी से आप निकाल सकते हैं 22 डिग्री पे इतना है, तो अगर कभी एग्जाम में सवाल दे दे तो आप वहां से स्पीड निकाल सकते हैं। रूम टेम्परेचर 26 डिग्री होता है, 26 डिग्री।
क्या चीज? अब निकाल लीजिए। 22 से 4 बढ़ा लीजिए, 4 बढ़ने का मतलब लगभग 345 हो जाएगा। 345 मीटर पर सेकंड के आसपास। अभी जो इन्वायरमेंट है परफेक्ट इन्वायरमेंट है। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, पंखा चले तब भी ठीक, ना चले तब भी ठीक। एक स्वेटर पहन लिए तब भी ठीक, नहीं पहने तब भी ठीक। ठंडा लग रहा है क्या? बंद कर दे बाबू पीछे। बंद हो गया। फिर चला दिए, कहाँ चला दिए? सब लोग लिख लिए। अगला पॉइंट देखें। अगला सवाल है, फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। अब बच्चा बच्चा जानता है, इसको हम पहली क्लास से पढ़ा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से स्पीड पे कोई प्रभाव, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से साउंड की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं है। फॉर्मूले में अगर प्रभाव v पे पड़ रहा है तो लेमडा की वजह से पड़ रहा है, तरंग दैर्ध्य की वजह से पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं। देख लिए। देख लिए। एक कपड़ा रखे थे हम बहुत दिन से पहनेंगे, हमको लगा कि हमारी हाइट बढ़ गई हो, तो कपड़ा निकाल लिए बक्सा में से। हाइट हमारी वही है, कपड़ा तो छोटा होगा नहीं। लटक रहा है यहाँ। जेब वो पता नहीं, थोड़ा सा और बड़ा होता तो घुटने तक आ जाता है। अब इतने जल्दी में थे हम कि जो है फिर दूसरा पहनने का सोचे ही नहीं, पहने तो निकल गए। अरे कहाँ से अच्छा लग रहा है, यहाँ तक तो घुटने तक लटक रहा है। अरे कल एक वीडियो हम डाले थे, हम देखे वो वीडियो जो है 25-26 हजार चला गया। हम क्या इतना अच्छा अच्छा पढ़ाई का वीडियो डालते हैं, आज तक नहीं जाता है। और ये देखें, जिस वीडियो का ना हाथ है ना पैर है। रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड। आने दीजिए। हाँ, बोर्ड साफ करने वाला दिखा रहे हैं। हम वही कहें, बताइए दुनिया मतलब सच बात है। अभी जस्ट उसी के बाद वीडियो डाले थे कि कल आपकी क्लास है, वो 500 गया। और ये आपके सामने जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये 28 हजार चला गया, अभी कल ही डाले 23 घंटा पहले। इससे पहले देखिए पढ़ाने वाला डाले हैं। इस दिखा दे रहा, देख। रुक जा। ए था। हाँ हाँ, ये स्लाइड बदल गया, रुक जाए। नहीं चला, नेट नहीं चल रहा होगा। नेट नहीं चल रहा होगा। अरे रुक जाए, चलेगा तब चलाएंगे, अपने मन में चला देंगे। नहीं चल रहा। चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल में जाके देखिएगा। नहीं चल रहा। अरे देख लीजिए घर जाके। चल ही नहीं रहा है, हम कहाँ से चला दूं। एक बार और कोशिश। वेट।
यहाँ क्लिक करने से मतलब नहीं है, नहीं चलेगा, जाने दीजिए। चलने लगा। इसमें कमेंट्स ही बहुत आए। ये भी एक कमेंट कोई आ रहा है कि सेम सर, मी टू, एक गर्ल टीचर हूँ सेम। नहीं समझ पाया वो दूसरा भाषा है। इस चलेगा नहीं, वो चलना होता तो चल जाता, लेकिन चलना नहीं चाहता है। अरे नेट उठ है, दुनिया के हर चीज में चलेगी, वही नहीं चलेगा बस। जाने दीजिए थोड़ी। आइए इधर वेब पे आइए। तरंग पढ़िए, उसको गोली मारी। तो ये सब लोग लिख लिए। अगला आता है कि प्रेशर इफेक्ट क्या होता है। क्या दाब का भाई कोई इफेक्ट होता है हमारे साउंड पर? आपने कहा सर दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि प्रेशर के बढ़ने घटने से हमारे साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिख लीजिए। प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे साउंड की स्पीड पर। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जाने तब घर देखें। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण क्या है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी। इसमें प्रेशर के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मीडियम पे। ठीक। लिख लिए? जल्दी लिख। ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लें कम से कम आज। हाँ। नॉन मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसको फिर अलग चैप्टर ही हो गया एक तरह से। डेंसिटी का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए। कहा गया डेंसिटी इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा। क्लियर है? अब रुक जाइए, अभी इस चीज को समझाते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपने पढ़ा होगा कि डेंस होने पे ज्यादा स्पीड होता है, इसलिए तो ठोस में आपने देखा होगा कि स्पीड ज्यादा होती है, बात सच है। लेकिन यहाँ क्या लिखे हम पहले समझते हैं इसको। याद रखिएगा वेलोसिटी बराबर 1 अपॉन में डेंसिटी। समझिए पहले इस चीज को, रुक जाए। देखिए डेंस और डेंसिटी में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि यह आपके सामने एक लोहे की वस्तु है, एग्जाम्पल। यह मान लीजिए आपके सामने एक लोहे का पाइप है, रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक पर हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे कीला मारा टन। तो उस कीले की आवाज आप कान लगा के सुनेंगे तो इस पटरी पे बहुत दूर तक कहीं सुनाई देगा। कारण क्या किया, डेंस है। यह कैसा है, यह पदार्थ आपके सामने डेंस है। तो डेंस पदार्थ में आपके सामने अगर यहाँ साउंड लगा तो इसकी वेव बहुत तेज टक्कर मारेगी एक दूसरे पार्टिकल को, और टक्कर मारने की वजह से बहुत ज्यादा करीब है तो इसलिए बहुत दूर तक टक्कर का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन अगर यह अब आपके सामने मान लीजिए कि फोम है, और इस फोम पे हम यहाँ हमारे टन, बगलिए में कान लगा सुनेंगे तो आवाज नहीं देगा। कारण क्या है कि इसके पार्टिकल दूर दूर है, तो वो टक्कर एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे। तो जो टक्कर मारने गया उधर वाला पास है ही नहीं, तो टक्कर मारा कहाँ? टक्कर नहीं मारा तो वेव आगे पहुंचेगी नहीं। तो मीडियम अगर किसी वस्तु का डेंस है तो उसमें साउंड तेज चलती है। तो हम इस वस्तु की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे इन्वायरमेंट का क्या हाल है। अगर इन्वायरमेंट आपके सामने ज्यादा डेंस हो जाएगा, इस इन्वायरमेंट ज्यादा अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर अगर हमारे पास किसी वेव को हम रिलीज करेंगे, तो वह वेव आपके सामने ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, फंस जाएगा। यही कारण है कि अगर इन्वायरमेंट में डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो साउंड आपके सामने ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर कोई पदार्थ डेंस है, उसमें साउंड अगर उस पदार्थ में क्रिएट हो रहा है, तब तो दूर तक जाएगा। लेकिन पदार्थ की बात ही नहीं कर, हम तो मीडियम की बात कर, इस क्लास की बात कर रहे हैं। इस क्लास को बहुत धूमिल क्लास बना दीजिए, उसके बाद आपके सामने डेंसिटी आप देखेंगे, अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। यही कारण है कि जब कोहरा वगैरह ज्यादा आपके सामने बढ़ जाता है तो उसके वजह से डेंसिटी पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो ये बात लिख लीजिए, ये लिख लीजिएगा नीचे वाला, वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट डेंसिटी। लिख लिए हैं? अरे 5-6 पॉइंट है, इसको रट भी सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है,
प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं, फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं, डेंसिटी बढ़ेगा आपके सामने घट जाएगा। लिख लिए सब लोग? यह पॉइंट तो लिख लिए होंगे, ये तो पहले ही लिख लिए थे, ये वाला लिखना था खाली। अगला पॉइंट कहा गया आपके सामने, ह्यूमिडिटी इफेक्ट। देखिए ह्यूमिडिटी के बढ़ने से आपके सामने जो है ध्वनि की गति पर आर्द्रता का क्या प्रभाव है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। नीचे लिखा है कि मॉइस्चर एयर लेस डेंस देन द ड्राई एयर। आपके सामने जो ड्राई एयर का मतलब होता है आपके सामने शुष्क हवा, और मॉइस्चर एयर का मतलब है नम हवा। तो नम हवा शुष्क हवा की तुलना में कम घनी होती है, यह बात ध्यान रखिएगा। मॉइस्चर एयर इज लेस डेंस देन द ड्राई एयर। ड्राई एयर आपके सामने जो है उससे कम ज्यादा आपके सामने डेंस होगा मॉइस्चर एयर, ये ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड के बढ़ने से ह्यूमिडिटी आपके सामने बढ़ जाती है। लिख लीजिए अभी सबको एक साथ बोल बोल के रट जाएंगे हम लोग, चिंता मत करिएगा, अभी इसको रटा देंगे। एक से रुक जाइए। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लिखिए ना, बोल रहे हैं ह्यूमिडिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, मॉइस्चर एयर लेस डेंस देन ड्राई एयर। नम हवा शुष्क हवा की तुलना में कम घनी है। अब नम हवा शुष्क हवा करते रह जाएंगे, समझे में ना आएगा। नम हवा शुष्क हवा नम हवा। उर्दू में पढ़ दे। माए सॉन्ग और कोनो भाषा में पढ़ दें, भोजपुरी में पढ़ दे रहे हैं। नम हवा शुष्क हवा की तुलना में कम घना होला। बस, समझ में ना आइल, समझ में आ गई तो फिर एक लिखा लो चुपचाप। अगला पॉइंट देख, चले लिख लिए इसको। एक बार बोल दीजिए, चार पढ़ाए अभी, चार या पांच पांच पढ़ लिए ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधा टेम्परेचर बढ़ा, वैल्यू बढ़ा, स्पीड बढ़ा। अच्छा, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमने कहा सर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव, डेंसिटी बढ़ा स्पीड घटा, डेंसिटी बढ़ा स्पीड, और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से भी स्पीड बढ़ जाता है। क्लियर है? तो पांच चीजें, टेम्परेचर बढ़ा, स्पीड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद हमने कहा आपके सामने जो है कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो घट जाएगा। तो बस सीधी सी बात है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहा आपके सामने जो है कि साउंड मूव विद द हायर वेलोसिटी। कहा आपके सामने का साउंड जो है उच्च वेग से गति करती है, यदि क्या हो, रुक जाए आराम से। हमने कहा सर टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आपके फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी के बढ़ने से वेलोसिटी घट जाती है। बस ये पांच तो पॉइंट हैं, पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है कि प्रेशर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीज। अगर आपके सामने माध्यम का दाब कम हो जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये तो गलत लिखा है क्योंकि प्रेशर का तो प्रभाव ही नहीं पड़ता है। दूसरा लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज। अगर तापमान बढ़ जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये वाली बात क्या लिखी है। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में अगर ये दिखे तो डायरेक्ट मत मार दिया करिएगा, क्योंकि हमें बार बार कहते हैं कि अगर कभी एग्जाम में कोई बोथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो फिर वहां पे थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये नहीं कि मिला बारूद बना दिया तुरंत दूसरा ऑप्शन। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सी के साथ भी आया हो सकता है भी हो। देखा, ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज। अगर आपके सामने माध्यम का ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो उससे भी कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये वाला बात भी क्या लिखा है, इसका मतलब बी और सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों के बढ़ने से आपके सामने वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन पीडीएफ में आपके सामने 34वां क्वेश्चन है, देखिए उसमें लिखा होगा 34 क्वेश्चन। वो आपकी किताब में 36 होगा, जो मोबाइल वाला पीडीएफ उसमें 34वां ही होगा, वो एडिटेड है। हो गया? अगला क्वेश्चन 35वां सवाल पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दिया जाए हल्का सा।
चलो 35वां क्वेश्चन लिखा, पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब हमें उसकी तलाश है जो गलत हो। किसकी तलाश है? तो गलत वाले को ढूंढने से पहले हमें उन तीन को ढूंढना है जो सही लिखे हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला लिखा आपके सामने है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र होता है। ये बात क्या लिखा है? प्रेशर से स्वतंत्र है, प्रेशर के बढ़ने घटने का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा लिखा कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। सर लिखा है तापमान की वृद्धि होने से वायु की ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अभी तो पढ़ा है, ये बात क्या लिखा है? तो हमें तीन सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा और गलत वाला हमारा आंसर होगा। लिखा है द वैल्यू ऑफ द साउंड इन एयर डिक्रीज एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज। सर आपके सामने कहना चाहता है कि अगर आपके सामने एयर में जो हमारा साउंड है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से आपके सामने साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। केवल ऐसे याद रखिएगा कि डेंसिटी के बढ़ने से साउंड की स्पीड घटती है, बाकी टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के, और एक हमने और पढ़ा था आपके सामने, हाँ दो, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ने से बढ़ेगा और प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि ये वाला ऑप्शन गलत लिखा हुआ, तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन है? सी। नीचे लिखा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी। अभी तो पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक शब्द और लिखा है, आयाम के बदलने से भी वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात भी कहीं साइड में वही या फ्रीक्वेंसी में ऐड कर लीजिएगा कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने घटने से भी कुछ नहीं होता। बोर्ड फिर हैंग कर चुका है। हाँ, इसमें हो कर देंगे तो भी सही हो जाएगा। एक बार और हो कर दें। हाँ, सही हो गया नहीं? पहले हो वाले को डांटे थे शाम वाली बैच में कि हर जगह हो नहीं किया जाता। हाँ, कल यही बोले थे, पता चले शादी हुआ है हो कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। चले अगला देखिए, 36वां क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कहा गया आपके सामने द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, ध्वनि का वेग होता है और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें यहाँ पर सत्य की तलाश करनी है। लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन, सीजन के ऊपर निर्भर नहीं करता है साउंड। एक गलत लिखा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़ाए हैं कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ये पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? और मौसम बदलने से इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी बढ़ती घटती है ना। अभी जो महीना चल रहा है इसमें देखेंगे आपके सामने एक कदम ड्राई इन्वायरमेंट होगा, और ड्राई इन्वायरमेंट होने के कारण हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन की नमी भी इन्वायरमेंट ले गया। और ठंडी के मौसम जब रहता है तो आप देखेंगे नमी क्रीम पाउडर लगाइए। मतलब अगर इनकेस देखा जाए, मतलब अभी जो सीजन आएगा बरसात के बाद पसीना वाला, तो उसमें हम नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। कारण इसका क्या? इसका कारण है कि इन्वायरमेंट में नमी रहेगी। जब इन्वायरमेंट में नमी रहेगा तो फिर हमारे स्किन के ऊपर वो नमी टकराएगी तो स्किन सूखा नहीं होगा। अभी सूखा होगा, कारण क्या है कि अभी इन्वायरमेंट आपका बहुत ड्राई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लिखा है कि लेस इन समर देन द विंटर। आपके सामने ध्वनि का वेग जो है वो गर्मियों में कम होता है और ठंडियों में ज्यादा होते हैं। बात गलत लिखा, क्योंकि ठंडियों में आपके सामने जो है वो ज्यादा होगा। कहाँ ज्यादा होगा? ठंडियों में, क्योंकि ठंडियों में इन्वायरमेंट क्या रहता है आपके सामने? आर्द्र रहता है। अगला लिखा है कि सेम इन द विंटर एंड द समर, ये तो ऐसे ही गलत है। मोर इन समर देन द विंटर, ये वाला पॉइंट आपके सामने क्या है? सही। क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपके सामने ज्यादा रहेगा ठंडियों की तुलना में। कारण क्या? इन्वायरमेंट के अंदर नमी पाई जाएगा, नमी पाई जाएगी तो सीधी सी बात है कि उसका प्रभाव दिखेगा। यह सवाल। कहा गया ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिपीटेशन? रिपीटेशन कह रहा है तो रिपीटेशन को क्या कहते हैं? इको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इको कहा जाता है। अब एक शब्द आता है आपके सामने, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल एक बात बताइए पहले। अब कहा, कौन सा ऊपर? ए वाला? इसका आंसर डी वाला। क्या करें? इंग्लिश क्या आज?
नहीं तो कौन कहा? बात। आप एक सेकंड रुक जाइए। एक चीज बताइए पहले, क्या हमने आपको वो पढ़ाया था अभी, जो आप कह रहे हैं सुपरसोनिक हाइपरसोनिक, ये पढ़ाए थे? अभी नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा, एक सेकंड। चलें, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े थे तभी देख लें। अब देखिए, ये चैप्टर खैर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर है जिसका नाम आपके सामने क्या है? या इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ेंगे बाद में। अभी विद्युत चुम्बकीय, अभी ये भी 2 घंटे का क्लास है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे उन 7 किरणों के बारे में, उन 7 वेव के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावेव, एक्सरे, तभी वो भी तो किरण है। फिर उसपे भी ये सब क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है उसमें अभी। आप देखें, रुक जाए। अबे रुक जाए। हो कर डॉपलर पढ़ लिए थे, ये आप पढ़ लिए थे, सोनार पढ़ लिए थे, एम्पलीट्यूड पढ़ लिए थे। हाँ, यही से नीचे पढ़ाए थे ना। इसके ऊपर वाला बच्चा, अब इसको देखते हैं, रुक जाए, यह देखें। अब ये सब पढ़ना है अभी। सुपरसोनिक, रिवोल्यूशन। लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, वो आई थिंक यह वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। आखिरी सवाल यही था। तो इसके बाद 2 सवाल है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट कौन से पढ़ेंगे, अभी इसको पहले पढ़ते हैं। देखें, फटाफट सुनिएगा ध्यान से। कहा गया सर कि एट अ प्लेस, कहा गया आपके सामने, एट अ प्लेस द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज is v, at the same place the speed of 150 हर्ट्ज साउंड will be। एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी पहले 300 थी तो साउंड का स्पीड आपका v था। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 150 हो गई तो स्पीड क्या होगा? हाँ भाई, अब बच्चा जानता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने से स्पीड पर कोई प्रभाव, तो चाहे 300 से 150 हो चाहे 0 हो जाए, रहेगा वो v ही रहेगा। अगला कहा वेवलेंथ क्या है? एकदम सरल क्वेश्चन। ये हो गया था, तो ठीक है, फिर हो गया था, तो अब यहां से पढ़ना हमको। सवाल है आपके सामने, रिवर्बरेशन क्या होता है, समझिए पहले। देखिए, 3 शब्द हैं। एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं इको, क्या कहते हैं? एक जिसे कहते हैं आपके सामने जो है रिवर्बरेशन, और एक शब्द आपके सामने होता है, इसे बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं? लाउडनेस का हिंदी आपको पता है, उसका मतलब क्या होता है? तीव्रता, मतलब प्रबलता या तीव्रता कह लीजिए, ध्वनि की प्रबलता। रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंज, और इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। देखिए, लाउडनेस तो एकदम क्लियर है कि अलग है। लाउडनेस क्लियर इसलिए अलग है क्योंकि लाउडनेस का मतलब है तेज आवाज। जैसे अभी हम मान लीजिए बोल रहे हैं, ये लाउड नहीं है, अभी हम आपके सामने जो है तेज तेज चिल्ला चिल्ला पढ़ाने लगे, हम आपके सामने मान लीजिए तेज बोले, हमने कहा लाउडनेस वेरिएशन इको, हमारी आवाज का बढ़ जाना, मतलब कि एम्पलीट्यूड का बढ़ जाना, यह बताता है कि आवाज लाउड है कि नहीं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, यह पढ़ा चुके हैं। अब सवाल था इको क्या है? आवाज का तेज धीमा लाउडनेस है, इसका कोई मतलब नहीं। इको और रिवर्बरेशन में क्या अंतर है, समझिए। अगर कोई आवाज, कोई साउंड बार बार सुनाई दे रही है, तो वह कहलाती है इको। क्या कहलाती है? जैसे मान लिया हमने आपके सामने कुछ नाम लिया किसी का, हमने कहा किसी का नाम राजू था, हम उसको एक बार बोले, वो 3 4 सुनाए, राजू राजू, यह इको है। क्या है? लेकिन हम कई बार देखे होंगे, अगर कोई हम चीज बोलते हैं तो वो चीज कई बार नहीं सुनाई देती है, वही चीज गूंज रही होती है। जैसे हमने कहा राजू, मंदिर में घंटी बजाते हैं तो आवाज गूंजती है, एक बार बजा टन, वाइब्रेशन। और वही आपके सामने जो है 3 4 बार वो सुनाई दे, टन 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 टन, तो ये आपके सामने क्या है? इको का मतलब है, ये देखें, कि एक बार हेलो बोले, वो हेलो हेलो हेलो, तो 4 बार सुनाई दे रहा है। और रिवर्बरेशन का मतलब हमने कहा हेलो,
हाँ, ये है। तो जब आपके सामने रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है, गूंज का मतलब है कि एक ही आवाज काफी समय तक सुनाई दे रही है। और आपके सामने इको का मतलब होता है कि एक आवाज कई बार सुनाई दे रही है, कई बार। तो कई बार सुनाई देना क्या कहलाएगा? इको। और एक ही आवाज का लंबे समय तक सुनाई देना, यह कहलाएगा रिवर्स। अब इसी को देखें, लिखा है यहाँ, ये देखें। यहाँ पहले समझिए अंतर, रुक जाए। लिखा आपके सामने जो है, पहला पॉइंट लिखा है, अभी हिंदी में हम लिख दे रहे हैं। लिखा है कि इको के अंदर कहा गया, इन इको द रिफ्लेक्टेड साउंड इज हियर्ड एज साउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड। मतलब एक जो आवाज आपके सामने निकली थी, वो आवाज दोबारा आकर हमें वही सुनाई दे रही है। लेकिन रिवर्बरेशन में कहा गया आपके सामने कि इट रिवर्बरेशन द साउंड परसिस्ट फॉर द सम टाइम। यह आवाज जो कई बार नहीं सुनाई दे रही, वही आवाज कुछ देर तक इन्वायरमेंट में बनी रहती है। कहा गया फॉर डिस्टिंक्ट इको मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्ट शुड बी 17.2 मीटर। 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए किसी आवाज को इको बनने के लिए। अगर दीवार के डिस्टेंस 17 मीटर के हम बोलेंगे तब वो जाके टकरा के आएगी, उससे कम है तो इको नहीं पैदा होगा। लेकिन गूंज के लिए ऐसा कोई मतलब नहीं है। गूंज का मतलब नहीं है, गूंज तो आपके सामने भी, इस कमरे को पूरा खाली कर दीजिए, हम आवाज बोलेंगे तो कई बार आवाज इको नहीं पैदा होगा, आवाज गूंजेगी। हम जो बोल रहे हैं वही आवाज बार 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 ऊपर नीचे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान ये तो आपको पता ही, ये सारी बात पता है, वह ध्यान रखना है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि कोई आवाज इन्वायरमेंट में सम टाइम तक बनी रहती है, कुछ समय तक बनी रहती है। और उसके लिए डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। उसके लिए कहा गया आपके सामने कि प्रेजेंटेशन, आपके सामने एक कमरे के अंदर भी इको, आपके सामने रिवर्बरेशन पैदा हो सकता है। ये नहीं लिखना है, समझा रहे थे केवल, यह लिखना है। लिखा कि द वॉल ऑफ द थिएटर। अरे रुक जा भाई, इसको क्या करेंगे लिख के, क्या करेंगे लिख। हाँ तो लिखिए, डिफरेंस पूछता है तो लिख। ये सब डिफरेंस पूछ रहा है इनको, लिख जा। लिख ले, लिख, कोई दिक्कत। अरे लिख ले, रुक जाए, अब लिख रहे हैं, पैसा दिए हैं। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाहर बच्चे हैं क्या? छाप लिए? तो इको और रिवर्बरेशन के अंदर डिफरेंस याद रखिएगा। अब इस डिफरेंस को और अच्छे से याद रखने के लिए हमें लगता है कि लिखने से ज्यादा आपको यह वाली डायग्राम बनानी चाहिए। हाँ, इसको ऐसे बना लिया, ऐसे मत बनाइए, हम बना दे रहे हैं। ये आपके सामने एक आदमी है, ये कह रहा है आपके सामने हेलो, तो इसकी आवाज है मैं हेलो। तो यही आदमी आपके सामने जो है ऐसे बोल रहा है, हेलो हेलो। आधा केवल हु करने आए हैं। रुक जाए पहले, अभी अभी तक कुछ खाए नहीं, अलग बात। चल, गधा, रुक जाए, आप कुछ नहीं करेंगे। एक बार ऊपर करिए, एक लोग नीचे करिए। ये जब यूट्यूब पे बाद में जाएगा तो देख लीजिए। चले, ये लिखें। जो लिखना वो नहीं लिखेंगे, जो सवाल है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सवाल यह है, सवाल पूछा जाता है आपके सामने कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की काहे बनी होती हैं, ताकि वह गूंज को एब्जॉर्ब कर सके। और गूंज लकड़ी हो गया, ये जो घास लगाए, घास क्यों लगाया गया है क्लास में? ताकि आवाज गूंजे नहीं।
ना इको पैदा हो ना आपके सामने रिवरेशन पैदा हो, दोनों ना पैदा हो। द वॉल ऑफ थिएटर आर मेड बाय वुड दैट रिवरेशन कैन बी एब्जॉर्ब। इसको लिख लिए सब लोग, लिखे पहले। आप पीछे वाला हल्ला ना करें, हल्ला आप करते हैं एनर्जी हमारी कम होती है। अभी इसके बाद हमें फिर क्लास लेना है 3 घंटे। रुक जाए, कुछ पढ़ा ले जो बुलाए उसके लिए। अब रोज रोज यही पढ़ाते रहे। ये सब लोग लिख लिए। अब इधर देखें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अब समझाने जा रहे हैं। आपको पता होगा जो है ब्रह्मोस मिसाइल सुना होगा आप लोगों ने। सवाल यह है कि सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। आज पूरा का पूरा जो देश है, जो आपके सामने डिफेंस सिस्टम है, वह इसी मिसाइलों पे चलने वाला है। सुनोगा आप लोगों ने कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या होती है देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ब्रह्मोस एक मिसाइल हमने बना दिया, ठीक। अब इस मिसाइल में आप देखेंगे कि यह ब्रह्मोस है, इसका नाम है ब्रह्मोस। एक्चुअली यह जो आपके सामने मिसाइल है, यह 2 नदियों के नाम पे बना है। क्योंकि ब्रह्मोस कौन बनाया है? इंडिया और चाइना, सॉरी इंडिया और रशिया। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस बनाया। ये ब्रह्म शब्द लिखने का मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी से है। किस नदी से है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ मोस का मतलब है मोस्कवा रिवर। मोस्कवा वही रिवर है जिसके किनारे आपके सामने हमारा रूस का शहर है, कौन सा? मॉस्को, जो उसकी कैपिटल है। तो मोस्कवा रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह है कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो आपके सामने साउंड के स्पीड से तेज भागती हैं, उन्हें सुपरसोनिक कहते हैं। क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है वो आपके सामने अगर देखा जाए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, तो जो साउंड की स्पीड होती है वो आपके सामने अगर मैक में नापा जाए, किस में नापा जाए? क्योंकि इनको नापने के लिए मैक का यूज किया जाता है। यह इतना आसानी से नहीं नापती, इसको मीटर पर सेकंड नहीं नापती, इसको मैक में। तो साउंड की स्पीड होती है आपके सामने 1 मैक। कितना होता है? 1 मैक। तो सीधा ऐसे कहिए कि साउंड की स्पीड 1 मैक होती है, जिसको भी आपने पढ़ा 343 मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड उससे तेज हो जाए, मतलब 343 मीटर पर सेकंड से तेज भागने लगे, मतलब अगर किसी वस्तु की स्पीड 1 मैक से ज्यादा हो जाए, तो वह वस्तु सुपरसोनिक कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है? जैसे आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो 2.8 मैक इसका स्पीड है। इसका स्पीड कितना है? 2.8 मैक। अब आप कहेंगे सर 2.8 मैक मतलब सोचिए आपके सामने आवाज से तेज मिसाइलें भागती हैं। एक सुना होगा आप लोगों ने, आजकल सुना होगा हाइपरसोनिक मिसाइलें आ चुकी हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है वह मिसाइलें जो 5 मैक से ज्यादा भागे, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज। सोचिए, आपने कई बार देखा होगा गोली जो चलती है वह साउंड से तेज होती है। यही कारण है कि आप कई बार देखे होंगे गोली हम चलाते हैं, गोली चल चुकी है, उसके कुछ सेकंड के बाद आवाज सुनाई देता है। आपने देखा होगा कई बार जब जहाज आसमान में उड़ रही होती है तो जहाज होती है कहीं और, आवाज आती है कहीं और से। कारण क्या है कि उसकी स्पीड इस आपके सामने जो है साउंड की स्पीड से क्या है? तेज है। और जब साउंड से अगर वो तेज भाग रही है तो जब तक उसकी आवाज हम तक आएगी तब तक वो जहाज की स्पीड है वो कहीं और जा चुकी है। तो याद रखिएगा, जिन चीजों की स्पीड, जिन वस्तुओं की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी उनको सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं? तो पहले तो एक काम करिए, आप बनाइए को, ये जो हम बनाए हैं इसको बनाए। इसके बाद थोड़ा सा ही बचा है, बस उसको पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसको खत्म कर दिया जाए।
जाने दो, खराब है, पंखा नहीं चलता। लिख लिए? इधर पीछे वाले बहुत मार मारेंगे, अभी 2-4 ठो है, पकड़ के भगा देंगे, उतने में पूरी क्लास शांत हो जाएगी। जाते जाते शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। इंसान को अपने प्रति लॉयल होना पड़ेगा जिंदगी में नौकरी पाने के लिए। हमें दिखाने के लिए अच्छा बुरा मत बनिए। आपकी रहन से पता है आप कितने अच्छे बुरे हैं। यही काम करते करते 10 साल बीत चुके। चलें देखें। सुपरसोनिक मिसाइलों को हमने कहा आपके सामने जो है, इसका मतलब होता है कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने आपको समझाया कि वे चीजें जो आपके सामने 1 मैक से ज्यादा हो। सवाल यह कि 1 मैक का मतलब क्या है? 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, और 1 मैक का मतलब है 340.29 मीटर पर सेकंड। साउंड की जो स्पीड होती है वह इसी के बराबर होती है। टेम्परेचर के बढ़ने घटने सभी देखा आपने, स्पीड बढ़ घट जाता है। 22 डिग्री पे 343 है, 0 डिग्री पे आपके सामने 300 कुछ और है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड 340.29 मीटर पर सेकंड होता है, और यही 1 मैक के बराबर होता है। अब इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे ना बकायदे, नोट्स हमने बनाए हैं, बस आपको जितना लिखा है उतना ही लिखना है। देख लिए सब लोग? हमने कहा जिन ऑब्जेक्ट्स का स्पीड 1 मैक से ज्यादा होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? सुपरसोनिक। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 1 मैक होती है। कितनी मैक होती है? 1 मैक की वैल्यू कितनी होती है? 340। अब यह देखें, यही बात यहां लिखा है। लिखा आपके सामने जो है कि इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। यदि किसी वस्तु की स्पीड आपके साउंड की स्पीड से ज्यादा हो तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। या इसको ऐसे कह लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1.2 से लेकर के 5 मैक के बीच में हो, इसका मतलब वो आपका सुपरसोनिक है। 1.2 के आप 1 मैक से ज्यादा कहेंगे तब भी वो बात निकल के आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट जो है वह यही डिफिनेशन। ऐसी वस्तुएं जिनकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है उन्हें कहते हैं सुपरसोनिक। इनकी स्पीड साउंड से तेज होती है। यही कारण है कि अभी अग्नि 5 का हम लोग जा रहे हैं परीक्षण करने। अग्नि 5 बनने का मतलब है कि वह हाइपरसोनिक है। हाँ, बन चुकी है, उसका अभी वो नहीं है ना। कितना? उसकी 26। तो वही तो कह रहे हैं, वो अब आपके सामने सोचिए सुपरसोनिक है। मतलब वह चलेगा तो कोई रडार वडार पकड़ी, रडार किसके आधार पे चलता है? साउंड के आधार पे। भाई रडार क्या करता है? साउंड को ही तो कैच करता है। अब साउंड को जब तक वो कैच करेगा तब तक वो मिसाइल कहीं और जा चुकी है। इसलिए कई देशों के रडार इन मिसाइलों को नहीं पकड़ सकते। या तो फिर ऐसा सिस्टम ले आइए जो उस स्पीड को भी कैप्चर कर पाए। मोबाइल के कैमरे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि बंदूक से निकली गोली को कैप्चर कर ले। आपसे जितना कैमरा किच-किच करते रहिए वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि स्पीड कैप्चर करने की एक क्षमता होगी, एक लेवल होगा। हाँ, बड़ी अगर कैमरे हैं उस लेवल के जो स्पीड कैप्चर करें तो कर सकते हैं। ये लिख लिए? भोजपुरी मूवी में तो इसे बंदूक नचा के मार देता है तो गोली नाच-नाच के आती है। क्या करें? कुछ होते हैं जो गोली को ऐसे आ रही है, ऐसे पकड़ लिए और उसी गोली को ऐसे घुमा दिए तो उल्टा चल गए। अब उनके लिए हम क्या कर सकते? फिजिक्स का न्यूटन जिंदा होते तो जहर खा के मर जाते हैं। अब यह वाला कॉन्सेप्ट समझिए, खत्म हो गया। ध्यान सुनिए। कहा कि आपके सामने मैक नंबर कैसे निकाला जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैक नंबर कैसे निकालते हैं, तो मैक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बताइए और स्पीड ऑफ साउंड बताइए। जैसे मान लिया आपने कहा कि 26 आपके सामने मैक जो है वह उसका अग्नि 5 का मान लीजिए स्पीड है, तो 26 मैक हो गया। और साउंड का कितना होता है? 1 मैक होता है। तो उसका मैक नंबर कितना निकल के आया? 26। अब देखिए नीचे क्या लिखा है। लिखा आपके सामने वे ऑब्जेक्ट जो 0.8 मैक से कम होते हैं उनके स्पीड को कहते हैं, मतलब वह सब सोनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो 0.8 से 1.2 होते हैं ये ट्रांसोनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांसोनिक कहलाते हैं। और उसके बाद अगर जाएंगे आपके सामने जो है 1.2 से 5 होगा। हेलो? हाँ, अब उसी में धीरे धीरे निकल जाएंगे अभी।
हम निकल दोनों तरफ से निकल पाएंगे, एक तरफ से कहाँ निकल। चलिए हम देखते हैं। वेट, कहाँ है बच्चे? नहीं निकल जाएंगे। अब देखिए, हाइपरसोनिक का मतलब है जिसका स्पीड 5 मैक से क्या हो ज्यादा। अब यही बात यहाँ लिखा है, देखें लिखा है आपके सामने, स्पीड इज लेस देन साउंड। अगर साउंड से कम स्पीड है तो उसे सबसोनिक मिसाइल कहेंगे। लिखा है स्पीड आप क्लोज टू साउंड, साउंड के आसपास अगर है तो ट्रांससोनिक कहेंगे। स्पीड इज ग्रेटर देन, अगर वो साउंड से ज्यादा है तो सुपरसोनिक। और अगर आपके सामने कहा गया स्पीड इज मच ग्रेटर देन साउंड देन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो आजकल हमारा डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ जा चुका है। तो यह डेटा कॉपी में लिख लीजिए। यह आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप केवल यह वैल्यू लिख लीजिएगा, मैक नंबर 0.8 से कम ए। देखिए, इससे मतलब ही नहीं है, समझिए आप उधर देखिए, मैक नंबर निकालना हो कि मैक इसका, जैसे हमने कहा ना 1 मैक 2 मैक 3, वो कैसे निकलेगा? तो आप उस वस्तु की स्पीड देखिए कितना मैक है। आपने कहा इस वस्तु की स्पीड मान लीजिए 4 मैक, और हमने कहा कि साउंड की स्पीड कितनी होती है 1 मैक, तो 1 से 4 में भाग करिए कितना आएगा 4। तो इसका मतलब आ गया आपके सामने कि 4 उसका मैक नंबर होगा। और वह मैक नंबर अगर 0.8 वैल्यू से कम आ रहा है, इसका मतलब वो सबसोनिक है। अगर वह मैक नंबर 0.8 से 1.2 के बीच में आ रहा है, ट्रांसोनिक है। अगर 1.2 से ज्यादा 5 के अंदर है तो सब सुपरसोनिक है। अब 5 से भी ज्यादा हो गया तो हाइपरसोनिक कहलाएगा। जितने बच्चे बैठे हैं अभी बैठे रहे, अभी 1 2 क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद छोड़ेंगे। हम जैसे कहेंगे वैसे निकलिएगा, इसलिए क्योंकि बच्चे बाहर ज्यादा खड़े हो गए हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर आप गलत तरीके से निकलेंगे तो फिर अगली क्लास को क्लास में आके बैठने में आधा घंटा चला जाएगा। तो हम बताएंगे, आप उस हिसाब से धीरे धीरे रखिएगा, हम धीरे धीरे आपको निकालेंगे और आप आराम से निकल। बाहर जाके गले मिलिएगा रोड पे, गली में मिलन मत करिएगा, मिलन समारोह गली में करने लगेंगे काम लग जाएगा। 2 3 क्वेश्चन लगवा दे इधर, पहले लिख लीजिए सब लोग। आगे बढ़ा जाए, चलें क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बॉडी डेट है मैक नंबर मोर देन 1। अगर 1 से ज्यादा होता है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड तो उसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? अगला कहा गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। यह करा दिए थे अभी ना, अभी तो कराए हैं, क्योंकि ये किलोमीटर में लिखा है इसलिए गलत। अगर मीटर में होता तो दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं। बाकी लाउडनेस तो पढ़ा ही दिए हैं। अब आपके सामने बचा नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बचा है? तो नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में चर्चा किया जाएगा अगली क्लास में। आज की सेवा, रुक जाए इधर, बैठ जाए, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी जो बच्चे आए हैं, अभी इसकी क्लास भी हम अभी बाद में अपलोड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जब वो पढ़ाएंगे तीसरा, जब पढ़ाना होगा उस समय करेंगे। चलें एक वो ले लेते हैं, वीडियो सेल्फी। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, आज वैसे भी महाशिवरात्रि है। आप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा, साथ में बोला जाएगा, ठीक? इसमें सब आ जाएंगे, चिंता मत करें। एक कैमरा भी घूमेगा, सब आ जाएंगे, बस आप अपनी जगह रहिएगा जहां, ठीक? चल, हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, नमः पार्वती पते, ठीक? नमः पार्वती पते, बहुत साहब। चलो देखें इधर, देखें इधर। हाँ हो गया। अब इधर, अब उसी राम की कसम, उसी भवानी काली माता कसम, एक एक बच्चा ईमानदारी से उठेगा और धीरे धीरे एक लाइन इधर, वो लाइन, लाइन बना के निकलिएगा। चले निकल जाए बाबू, बीच वाले लाइन बना के निकल जाए, धीरे धीरे।
इधर से जाने वाले ध्यान रखेंगे, बीच में टेबल रखा है, ध्यान रखिएगा। नहीं, जाने दे, नहीं नहीं, धीरे धीरे निकल जाओ आप। एक तरफ से निकले, एक तरफ से।